वाचियों को नहीं है। रेडी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल जहां तक पढ़ाए थे उसी में आगे पॉइंट डालिए। संध्या कुमारी गुड मॉर्निंग। रुपेश आनंद गुड मॉर्निंग। अभी बायोलॉजी ये चलेगा। रविशंकर राय गुड मॉर्निंग। सुदर्शन कुमार गुड मॉर्निंग। कल जहां तक पढ़ाए थे, फिगर बनाए थे, या अभिलाषा सिंह गुड मॉर्निंग, या जितना वो किए थे उसी के नीचे पॉइंट डाल के लिखिएगा। पहले इसको समझिए फिर लिखाते हैं। गोताखोर लोग जो होते हैं, तो गोताखोर लोग जब गहराई में जाते हैं तो ये आपको गैस का प्रयोग करते हैं, सिलेंडर का, या हॉस्पिटल में जो कृत्रिम रूप से जो शोषण में उपयोग होता है सिलेंडर, उसका भी उपयोग करते हैं। तो गोताखोर जब कम गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, और अधिक गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लिया हुआ सिलेंडर लेके जाते हैं। उसका कारण है, अधिक गहराई में जाएंगे या कम गहराई में जाएंगे तो क्यों लेके जाएंगे, उसका कारण है। ठीक है। अब देखो, कुणाल भार्गव गुड मॉर्निंग। अब देखो, जब अधिक गहराई में जाएंगे तो आप जानते हो कि जितना पानी के अंदर में जाइएगा गहराई में, तो वो गहराई में आपको पानी का प्रेशर भी अधिक होता है, और पानी का प्रेशर के साथ साथ दबाव भी अधिक होता है। इसलिए देख, जितना गहरा में जाइएगा पानी का प्रेशर अधिक होता है। इसलिए देखिएगा, जब बांध बनाए जाते हैं तो नीचे में चौड़ा ऊपर में पतला होता है। तो वो नीचे जा रहे हैं तो पानी का प्रेशर अधिक है, और ऊपर से नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है हीलियम की अपेक्षा। तो सत्यम सौर्या गुड मॉर्निंग। तो वो आपको दब जाएंगे, पानी का प्रेशर सिलेंडर भारी, इसलिए जब अधिक गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम, और कम गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला हुआ सिलेंडर लेके जाते। आपसे अगर एग्जाम में पूछा कि गोताखोर किस गैसीय मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो आप लगाएंगे ऑक्सीजन के साथ हीलियम, क्योंकि जब भी जाएंगे तो अधिक गहराई में जाते हैं, कम गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन अधिक और कम गहराई अगर लिख दिया तब तो कोई टेंशन नहीं है। अस्पताल में जितना भी कृत्रिम शोषण के लिए सिलेंडर अप्लाई होता है, सब में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ होता है। इसका परसेंटेज होता है, ये O2 इधर हो गया N2 अब्लिक हीलियम, ये रहेगा 20%, और ये होता है 80%। ठीक है, या अनुपात में 1:4। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में तो यही रहता है 20 दशमलव समथिंग, यही रहता है 78%। तो इसलिए ये इसी रेशियो पर मिला देते हैं। अब क्यों मिलाते हैं आगे बताते हैं। एक है O2 पॉइजनिंग, शुद्ध ऑक्सीजन जहरीला कब होता है। ये है O2 पॉइजनिंग, हिंदी इसका होगा शुद्ध ऑक्सीजन जहरीला कब होगा। इसलिए इसको हम मिलाते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन को जैसे ही आप अधिक दाब पर श्वसन के लिए लीजिएगा, तो श्वसन के लिए लीजिएगा तो यह जो है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। किससे प्रतिक्रिया नहीं करेगा? हेमोग्लोबिन
ग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता। तो जब हेमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता है तो आदमी की क्या होगा, दम घुटने के कारण मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसी कारण से हम नाइट्रोजन या हीलियम मिला देते हैं कि हेमोग्लोबिन आसानी से प्रतिक्रिया कर ले, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण कर ले, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन के निर्माण करने के साथ साथ वो सेल में चला जाए, शोषण की क्रिया हो जाए आसानी से। यही कारण है कि इसको मिला दिया जाता है। तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य के लिए जहरीला होता है। अगर शुद्ध ऑक्सीजन को लीजिएगा तब मर जाइएगा। तो पॉइंट डाल के लिखिएगा, पॉइंट डाल के लिखेंगे, जब शुद्ध ऑक्सीजन को, जब शुद्ध ऑक्सीजन, सॉरी ये नहीं लिखो, शुद्ध ऑक्सीजन पहले लिखो, गोताखोर, उसको काट दो उस लाइन को। गोताखोर कम गहराई में जाने के लिए, गोताखोर कम गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम, सॉरी, गोताखोर कम गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन तथा अधिक गहराई में जाने के लिए अधिक गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ, फिर से, गोताखोर कम गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन तथा अधिक गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ सिलेंडर लेकर जाते हैं। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखेंगे, अस्पताल में कृत्रिम श्वसन के लिए अस्पताल में कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। हो गया? इसको जरा लिख लेंगे, O2 ब्रैकेट में O2 और N2 ऑब्लिक हीलियम है। ये 20% है, 200% नहीं समझिएगा, ये 20% है, 20%। ये दोनों 80% रहता है, दोनों में से कोई, या अनुपात में 1:4। अब ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे इस तरह से। हो गया? अब हेडिंग बनाएंगे O2 पॉइजनिंग। जब लिखा हुआ हो जाए तो जरा कमेंट, हाँ संध्या कुमारी तो लिखी, हो गया। अब हेडिंग बनाओ O2 पॉइजनिंग।
तो हेडिंग बनाओ O2 पॉइजनिंग। इसका हिंदी होगा शुद्ध ऑक्सीजन जहरीला कब होता है। हेडिंग बनाइएगा O2 पॉइजनिंग। हिंदी होगा शुद्ध ऑक्सीजन जहरीला कब होता है। तो लिखिए, जब शुद्ध ऑक्सीजन को अधिक दाब पर श्वसन के लिए लिया जाए, जब शुद्ध ऑक्सीजन को अधिक दाब पर श्वसन के लिए लिया जाए, तब यह हेमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। फिर से मिला लीजिए, जब शुद्ध ऑक्सीजन को अधिक दाब पर श्वसन के लिए लिया जाए, तब यह हेमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाएगी। जिसके फलस्वरूप दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाएगी। हो गया। तो इसी के साथ ये सिस्टम आपका समाप्त। अब आइए, अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र किसको कहेंगे? हम माउंटेन पर भी करते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर, हिमालय की जो चढ़ाई पर जाते हैं वहां पर भी करते हैं, क्योंकि वहां तो हवा होता ही नहीं है, दबाव काफी कम होता है। जितना ऊपर जाइएगा उतना दबाव कम होगा, ठीक है। तो हवा तो कम होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होगा। तो माउंटेन में भी करते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम रहता है, ठीक है। देखते नहीं है, हिमालय पर जो चढ़ाई करते हैं तो वो भी रखे रहते हैं सिलेंडर। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। अब देखो, परिसंचरण तंत्र किसको कहेंगे? तो अंगों के वैसे समूह जो शरीर में रक्त के परिसंचरण में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। तो लिखिएगा, अंगों के वैसे समूह जो शरीर में रक्त के परिसंचरण में सहायक होते हैं, अंगों के वैसे समूह जो शरीर में रक्त के परिसंचरण में सहायक होते हैं,
परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। अंगों के वैसे समूह जो शरीर में रक्त के परिसंचरण में सहायक होते हैं परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, रक्त परिसंचरण की खोज रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। अब देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे जैसे लिख रहे हैं लिखिए। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्लड, रक्त, हिंदी नीचे लिखेंगे, बगल में नहीं लिखिएगा। उसके बाद हार्ट, हृदय, और उसके बाद ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, और ऐसे लकीर खींचेंगे जैसे हम लिखे लिखिए। तो ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, और इसे लकीर खींचिए। चलिए हो गया। अब जरा समझिए, रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। मनुष्य में शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर का मतलब एक आदमी, वो चाहे न्यूली बॉर्न चाइल्ड हो या 200 किलो का आदमी हो, तो शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगर आपको अपना निकालना है कि आप में वेट कितना है शरीर में, तो अपना वजन कराइए और जितना वेट है उसका 7% निकाल दीजिए, उतना ही आप में ब्लड है। और मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 to 6 लीटर होता है। ठीक है, यह संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का उदाहरण है यह है, या तरल संयोजी उत्तक। अब देखो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि रक्त है तो संयोजी उत्तक दिया रहेगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो इहो दिया रहे या तरलो संयोजी उत्तक रहे, तब क्या कीजिएगा, तरल संयोजी उत्तक लगाइएगा। ठोस संयोजी भी तो उत्तक होता है। ठोस संयोजी उत्तक में हम लोग का हड्डी होता है। ठीक है, तो इस लाइन के इधर लिखिएगा। लिखिए, रक्त का पीएच मान, ये नहीं है कि ब्लड के सामने नहीं लिखना, इस लाइन के सामने इधर ही जितना समझाए इधर ही लिखना। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7.4 होता है। शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%, 7%
होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होता है। 7% होता है, ठीक है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा, मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, रक्त संयोजी ऊतक, अब ब्रैकेट में लिखेंगे तरल संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक ब्रैकेट में तरल संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक ब्रैकेट में तरल संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक ब्रैकेट में तरल संयोजी ऊतक है। महेश कुमार इतना लेट से काहे? चलो इसको जरा लिखो। अब हम लोग ब्लड, ब्लड में क्या क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, और उसके बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स यानी रक्त कणिका या अवलिक कण, रक्त कणिका अवलिक कण। रक्त कणिका अवलिक कण। लिखिएगा इसको। चलिए लिख लिए तो हेडिंग बनाएंगे ब्लड प्लाज्मा। लिख लिए तो हेडिंग बनाएंगे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा। अब देखो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। कभी कहीं देखो ब्लड प्लाज्मा पूछेगा कितना होता है तो ऑप्शन रहेगा 55 नहीं रहता है, 60 रहता है। कभी कभी रहेगा 50, 60, 70, 80 तो 60 लगाना है, या कहीं 55 रहता ही नहीं है तो 60 लगाना है। बढ़ा के लगाना है, कम करके नहीं लगाना। इसमें 90% क्या होता है? इस 55% का 90% जल,
बाकी 10% भाग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं: अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। अल्बुमिन का क्या काम है? रक्त को थक्का गाढ़ा बनाता है। ग्लोबुलिन का काम है यह एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन का काम है यह जो है रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, तो लिखिएगा ब्लड प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा 55% होता है। रक्त प्लाज्मा 55% होता है। रक्त प्लाज्मा 55% होता है। इसमें 90%, इसमें 55 पर, ऐसे लिखो, रक्त प्लाज्मा 55% होता है। इसका रंग हल्का पीला 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 होता है। इसमें 90% जल, इसमें 90% जल तथा 10% भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा 10% भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं। वसा, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं। इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट थी लाइन लिखेंगे, इसमें 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऐसे लिखो, रक्त प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे रहे वैसा ही लिखिएगा आप लोग भी, पॉइंट डाल के। एल्बुमिन, एल्बुमिन एल्बुमिन में लिखिए, यह रक्त को गाढ़ा बनाता है। यह रक्त को गाढ़ा बनाता है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन और लिखिए, यह
एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायक होता है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद लिखेंगे प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन और लिखिएगा यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। हो गया। ये लिखेंगे ब्लड कार्पसल्स, इसको जरा लिखिए। यह 3 प्रकार का आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कण अवलिक कणिका, इसलिए यह सेल नहीं होता है। हिंदी में लाल रक्त कण या कणिका, नहीं तो लाल रक्त कोशिका होगा। संतोष 100% फन गुड मॉर्निंग, क्या मतलब? उसके बाद डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, हिंदी होगा श्वेत रक्त कणिका। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, हिंदी होगा रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु, जरा सा लिखिएगा इसको।
रुपेश आनंद लिख लिए और सब आदमी लिख लिया। सभी आदमी लिख लिए। लिख लिए तो कमेंट कीजिए। वो रुपेश आनंद लिखा कि लिख लिए। चलिए संध्या कुमारी यस। और कोई लिख लिए? चलिए तो हो गया। तो हेडिंग बनाएंगे आरबीसी को। चांदनी कुमारी चलिए हो गया। तो आरबीसी को हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाएंगे आरबीसी को। हेडिंग बनाएंगे आरबीसी को। अब देखो स्तनधारी में आरबीसी जो है बाई कनकेव इस तरह का होता, उभयावतल ऐसे। इसमें केंद्रक नहीं होता, किंतु दो ऐसे स्तनधारी हैं अपवाद में जिसमें केंद्रक पाया जाता है। एक है ऊंट और दूसरा है लामा। लामा जो है सिक्किम वगैरह में पाया जाता है, भार ढोने का काम आता है। इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। अब देखो आरबीसी का जो निर्माण है कहाँ होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अब देखो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी एस्प्लिन, एस्प्लिन यानी प्लीहा या तिल्ली में नष्ट हो जाता है। कहाँ नष्ट हो जाता है, प्लीहा या तिल्ली में नष्ट हो जाता है। तो एस्प्लिन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है। आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन होता है जो शरीर में O2 और CO2 के परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, वहां हेमोग्लोबिन ऑप्शन अगर नहीं है तो आरबीसी लगाइएगा, क्योंकि आरबीसी के साथ अटैच होता है। एक्चुअल में हेमोग्लोबिन ही करता है। आपने पढ़ा है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता। ठीक है। अब देखो हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, उसमें आयरन लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है। अब देखो मनु पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, लीटर में नहीं होता, फिर से बोल देते हैं 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, तथा फीमेल में 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। ऊंचाई पर जाने के कारण आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। कभी कभी किताब में पढ़िए आकार नहीं बढ़ता है, इसकी संख्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाइएगा तो हवा का दबाव कम होता है,
तो ये जितना आरबीसी बनेगा उससे उतना ही हेमोग्लोबिन अटैच होगा, और छोटा छोटा हेमोग्लोबिन अटैच हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन कैरी करेगा, जिससे हमारे श्वसन के काम जो है बाधित नहीं होते। तो जैसे ही ऊंचाई पर जाइएगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो जरा लिखिएगा, लिखिएगा तो, स्तनधारी में आरबीसी, स्तनधारी में आरबीसी स्तनधारी में आरबीसी बॉडी, कृष्णा कुमारी, बॉडी में स्प्लीन जो है लीवर के नीचे होता है। आप अपना तो नहीं देख सकते हैं, मटन खसी, अगर मटन वटन खाते हैं, अगर बहुत आदमी को मटन काटने से डर लगता है, तो खसी का मीट जो अगर लेने जाते हैं तो वहां जाके देखिए, तो वो नीले रंग का होता है, इतना बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वहीं पर स्प्लीन होता है। तो लिखो, स्तनधारी में आरबीसी बाई कनकेव होता है, बाई कनकेव होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। किंतु ऊंट और लामा के आरबीसी में, किंतु ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। किंतु ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हो गया? पॉइंट डालिएगा। पॉइंट डालिए और लिखिए। लिखिए, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। अगला पॉइंट, इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। 120 दिनों का होता है। अगला पॉइंट, 120 दिन के बाद आरबीसी, 120 दिन के बाद आरबीसी 120 दिन के बाद आरबीसी स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में नष्ट हो जाता है। 120 दिन के बाद आरबीसी प्लीहा या तिल्ली में नष्ट हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को, स्प्लीन,
प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन या तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन होता है। जो शरीर में O2 एवं CO2 जो शरीर में O2 एवं CO2 के परिवहन में सहायक होता है। जो शरीर में O2 एवं CO2 के परिवहन में सहायक होता है। शरीर में O2 एवं CO2 के परिवहन में सहायक होता है। हो गया। अगला पॉइंट, हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, हेमोग्लोबिन में लोहा, आयरन धातु पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में लोहा, आयरन धातु पाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य में आरबीसी की संख्या, पुरुष में, मनुष्य नहीं, पुरुष में आरबीसी की संख्या 50, पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। लो, लिख दिए। पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तथा महिला में, फीमेल में, महिला में 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है तथा महिला में 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। हो गया। प्रति घन मिलीमीटर होता है।
उसके बाद लिखिए WBC, सॉरी नोट करके लिखिए, नोट लिखिए तब WBC हेडिंग बनाइएगा। लिखिए ऊंचाई पर जाने के कारण, ऊंचाई पर जाने के कारण WBC की RBC की संख्या वास्तविक रेंज नहीं होता, उतना ही औसत संख्या उतना ही होता है महेश कुमार। WBC ब्लड प्लेटलेट्स रेंज में होता है, वो रेंज में नहीं होता है। ठीक है, तो लिखो ऊंचाई पर जाने के कारण RBC की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने के कारण RBC की संख्या बढ़ जाती है। अब हेडिंग बनाओ WBC को, WBC WBC अब देखो WBC का भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड में यानी रक्त में ही ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका जीवन काल जो है 8000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसका आकार अनियमित होता है, अमीबा सेपेट हरदम आकार बदलते रहता है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसमें होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यह रंगहीन होता है क्योंकि इसके साथ हेमोग्लोबिन नहीं होता है। तो लिखिए, लिखिएगा इसका जीवन काल जो होता है 1 to 4 डेज, 1 to 4 डेज, 1 से 5 दिनों का होता है। 1 to 4 डेज। तो लिखिएगा WBC का निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी मृत्यु रक्त में ही होती है, तथा इसकी मृत्यु रक्त में ही होती है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए WBC का कार्य अनियमित होता है। WBC का कार्य अनियमित होता है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC का कार्य अनियमित होता है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए WBC का जीवन काल WBC का जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है।
हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए लिखिएगा। यह रंगहीन होता है, कलरलेस। यह रंगहीन होता है क्योंकि इसके साथ हेमोग्लोबिन नहीं होता है। यह रंगहीन होता है क्योंकि इसके साथ हेमोग्लोबिन नहीं होता है। हो गया? अब जरा सा इसको लिखो। इसको जरा लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ WBC, या मेनली दो प्रकार का। ग्रैनुलोसाइट्स, दानेदार या ग्रैनुलोसाइट्स, बे दानेदार। बेदानेदार, इसमें हो गया एसनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। यह हो गया 2.8%। यह हो गया 0.2%। यह हो गया 65%। इधर हो गया लिम्फोसाइट्स, यह हो गया 26%। और यह हो गया मोनोसाइट्स, यह हो गया 6%। मोनोसाइट के नीचे लिख देंगे सबसे बड़ा आकार में। पूछता है कौन WBC सबसे बड़ा होता। लिम्फोसाइट के बगल में लिखेंगे सबसे छोटा आकार में। न्यूट्रोफिल्स में लिखेंगे सबसे अधिक संख्या में। बैसोफिल्स में लिखेंगे सबसे कम संख्या में। लिख डालिए इसको। लिख लिए? लिखो तो फिर समझाते हैं सवाल कैसे पूछता है। लिखना तो कमेंट करना, बताना।
लिख रहा है अच्छा। अभिलाषा सिंह लिख लिए। अच्छा और लोग, चलिए हो गया। यस सर, लिख लिए तो बताते हैं। अब देखो, पूछता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन। तो सबसे बड़ा कौन? मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन? तो लिम्फोसाइट। सबसे अधिक कौन डब्ल्यूबीसी? तो न्यूट्रोफिल्स 65% है। और सबसे कम कौन है? तो बैसोफिल्स है। तो यही पूछता है कि सबसे अधिक कौन है। तो चारों में से जो ऑप्शन रहेगा जैसा रहेगा लिखिएगा। अब देखो, ये तो समझ गए। अब देखिए, इसको लिम्फोसाइट को घेर देते हैं। अब देखो, इस्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स को माइक्रोफैग्स कहते हैं। माइक्रोफैग्स, माइक्रोफैग्स कहते हैं। और ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, माइक्रोफैग्स कहते हैं, जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है जो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो लिखिएगा पॉइंट डाल के, इन चारों लिखेंगे, इस्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट घेर दिए, इसको नहीं लिखना है। इस्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स को माइक्रोफैग्स कहते हैं। को माइक्रोफैग्स कहते हैं। ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। अगला पॉइंट, लिम्फोसाइट। अब इसको लिखेंगे, लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है जो शरीर में एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। जो शरीर में एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। हो गया। अगला पॉइंट, अब देखो, कभी कभी जो है डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो कभी कभी यह अनियंत्रित होकर बढ़ने लगता है। तो शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने के कारण ल्यूकेमिया, इसको क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर। रक्त कैंसर, कर्क रोग। तो शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने के कारण ल्यूकेमिया होता है। इसको रक्त कैंसर भी कहते हैं।
ब्लड कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। तो लिखिएगा, शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने के कारण रक्त कैंसर होता है। शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने के कारण रक्त कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अब देखो, जैसे डॉक्टर बोलेगा ल्यूकेमिया तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी और ढंग के भी ब्लड कैंसर होते हैं, लेकिन ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तबे ल्यूकेमिया होगा, ठीक है। अब आइए हेडिंग बनाइए, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु, रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। ब्लड प्लेटलेट, अब देखो, ब्लड प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, मैरो यानी अस्थि मज्जा, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल जो होता है 3 to 5 डेज, और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन, प्लिया या तिल्ली में। इसकी संख्या जो होता है 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। और यह जो है, ये आपको, इसका भी आकार अनियमित होता है और यह भी रंगहीन होता है और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो लिखिएगा, यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है तथा इसका आकार अनियमित होता है। यह रंगहीन होता है तथा इसका आकार अनियमित होता है। यह रंगहीन होता है तथा इसका आकार अनियमित होता है। हो गया? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए लिखिएगा, रक्त बिंबाणु का निर्माण बोन मैरो में होता है। रक्त बिंबाणु का निर्माण बोन मैरो में होता है तथा इसकी मृत्यु स्प्लीन, प्लिया या तिल्ली में होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन, प्लिया या तिल्ली में होता है।
यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। इसकी संख्या 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसकी संख्या 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। ढाई लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है। तीन से 5 दिनों का होता है। हो गया। सभी आदमी लिख लिए, कमेंट कीजिए। अब हेडिंग बनाओ, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। अब देखो रक्तदाब क्या है, तो ये आपको सिस्टोलिक प्रेशर एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को या मान को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड प्रेशर का मान 120/80 मिलीमीटर HG यानी पारा mmHg पारा का दाब होता है। ठीक है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। अब ये होता क्या है जरा देखिएगा। आप अपने गांव में आप देखे होइएगा, आइसक्रीम बेचने आता होगा हाई स्कूल में, स्कूल आवर में आप देखिएगा पोक पोक हॉर्न बजाता है। जैसे वो दवा हवा एयर के साथ निकली, आवाज किया, फिर छोड़ा, हवा प्रेशर के साथ आई, फिर आवाज किया। उसी तरह हमारा हार्ट होता है। आगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा हृदय सिकुड़ता है तब ब्लड निकलता है प्रेशर के साथ। वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। यानी जब वेंट्रिकल नीले सिकुड़ता है, वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब वेंट्रिकल फैलेगा तो इसमें ब्लड आएगा, वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को एस्फाइगमोमैनोमीटर एस्फाइगमोमैनोमीटर कहते हैं। एस्फाइगमोमैनोमीटर कहते हैं रक्तदाब मापने वाले। इसमें कौन सा धातु? पारा धातु का उपयोग होता है। Hg, पारा धातु का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखो, आप देखते हैं ना, तो जरा सा लिखिएगा। लिखिए, सिस्टोलिक प्रेशर एवं डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर एवं डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर एवं डायस्टोलिक प्रेशर के मान को या अनुपात को, सिस्टोलिक प्रेशर एवं डायस्टोलिक प्रेशर के मान को ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर एवं डायस्टोलिक प्रेशर के मान को ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कहते हैं। पॉइंट डालिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब का मान एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब का मान 120/80 mmHg, मिलीमीटर पारा का दाब। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब का मान 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। हो गया? हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को रक्तदाब मापने वाले यंत्र को एस्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को एस्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को एस्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हो गया? इसमें Hg, पारा धातु का उपयोग होता है। इसमें Hg, पारा धातु का उपयोग होता है। इसमें Hg, पारा धातु का उपयोग होता है।
पराधातु का उपयोग होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जब वेंट्रिकल VENTRICLE वेंट्रिकल निलय सिकुड़ता है, जब वेंट्रिकल निलय सिकुड़ता है वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है, वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे, वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब वेंट्रिकल निलय सिकुड़ता है वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, जब वेंट्रिकल निलय फैलता है जब वेंट्रिकल निलय फैलता है वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है, जब वेंट्रिकल निलय फैलता है वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब वेंट्रिकल निलय फैलता है वैसी स्थिति में जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लिख लिए? कमेंट कीजिए, लिखे कि नहीं लिखे। कृष्णा कुमारी, आशुतोष रंजन, संध्या कुमारी, पुष्पमाला सिंह, रुपेश आनंद, सत्यम शौर्या, कुणाल भार्गव, आरती श्रीवास्तव, चांदनी कुमारी, अभिलाषा सिंह, आशुतोष रंजन। चलिए सबका नाम ले लिए। अब आइए, अब आइए ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग हिंदी होगा रक्त का थक्का बनना या जमना। रक्त का थक्का बनना या जमना। इसके चलाइए ना, उन्हें चलाइए ना। हाँ मर क्या है? ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का बनना या जमना। ठीक है। सीमा कुमारी,
अब आइए इसको लिखिए, जैसे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से साफ कर देने दीजिए, तब आप लिखिएगा, ठीक है? फिर समझाते हैं। तो जो हम लिख रहे हैं पहले लिख लेने दीजिए, कैसे कैसे हम लिख रहे हैं, अब फिर आप लिखिएगा, और उसके बाद इसको हम समझा देते हैं, फिर लिखा देंगे, ठीक है? अब देखो ये है ब्लड प्लेटलेट्स, यह हो गया थ्रोम्बोकाइनेज, यह हो गया Ca++ कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, Ca++, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, ये हो गया ब्लड क्लॉट, हिपरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। इसको जरा सा लिखिए, फिर हमको बताइए, फिर समझाते हैं। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। रुपेश आनंद हो गया, और कोई? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, हिपरिन या क्रिटिन बताए थे। सही दिख नहीं रहा, और सबको दिख गया। रुपेश आनंद को दिख गया, संध्या कुमारी को दिख गया, कृष्णा को दिख गया, सीमा को दिख गया, विलासा को दिख गया। आई सत्यम सौर्या तुमको कैसे नहीं दिख रहा है, सो पहले बताओ। चलो तो जरा इसको समझिएगा। जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तब रक्त बाहर निकलता है, और रक्त जब वायु के संपर्क में आता है, रक्त में हिपरीन है, तब हिपरीन क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। यानी हिपरीन जब वायु के संपर्क में आएगा तब निष्क्रिय हो जाएगा। पिछले क्लास में बताए थे, कल बताए थे
कि हेपरिन का निर्माण यकृत में होता है और यह शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त को क्या करता है, जमने नहीं देता। शरीर के अंदर रक्त जमेगा तो आदमी की मौत निश्चित है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निष्क्रिय होगा, फिर रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है। ब्लड प्लेटलेट टूट गया है, थ्रोम्बोकाइनेज पदार्थ स्रावित करता है। थ्रोम्बोकाइनेज Ca++ कैल्शियम आयन है, हमारे ब्लड में होता है, धातु है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि रक्त को थक्का बनने में कौन सी धातु सहायक होती है, तो कौन धातु होगा आंसर, कैल्शियम। पूछ चुका है बिहार एसएससी सचिवालय में ये 2015 में, ये रक्त को थक्का बनने में कौन सी धातु सहायक होती है, तो कैल्शियम। मान लो कैल्शियम और कैल्शियम प्लस प्लस रहे, तब कैल्शियम प्लस लगाएंगे। ये आयन बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। ठीक है, तो ये Ca++ की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल दिया, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन Ca++ की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन को किस में बदल दिया, फाइब्रिन में। फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसी रचना बनाता है जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त को थक्का बनने में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। कभी कभी ऑप्शन सारे सेकंड में होते हैं, तो 2 से 10 सेकंड लगाइएगा, लेकिन 2 से 10 सेकंड में ब्लड क्लॉट नहीं करता, 2 से 10 मिनट का समय लगता है। और रक्त को थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है। फिर से, जब शरीर का कोई भाग कटता है तब रक्त बाहर निकलता है। हिपरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोकाइनेज पदार्थ स्रावित करता है। थ्रोम्बोकाइनेज Ca++ की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन Ca++ की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसी रचना बनाता है और जिसमें रक्त कण का मतलब होता है रेस्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स फंस जाते हैं। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक, तो लिखिएगा, लिखिए, जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तब रक्त बाहर निकलता है। जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तब रक्त बाहर निकलता है। लिख लिए, हिपरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। हिपरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। हेपरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। हो गया, लाइन को कंटिन्यू करते हुए, ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर, हिंदी में रक्त बिंबाणु टूटकर, ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोकाइनेज पदार्थ स्रावित करता है। थ्रोम्बोकाइनेज पदार्थ स्रावित करता है।
थ्रोम्बोकाइनेज पदार्थ स्रावित करता है। हो गया। थ्रोम्बोकाइनेज, लाइन को कंटिन्यू करते हुए, थ्रोम्बोकाइनेज Ca++ की उपस्थिति में थ्रोम्बोकाइनेज Ca++ की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। हो गया। थ्रोम्बिन Ca++ की उपस्थिति में थ्रोम्बिन Ca++ की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। ठीक है, लाइन को कंटिन्यू करते हुए, फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसी रचना बनाता है, जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं, जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, रक्त को थक्का बनने में रक्त को थक्का बनने में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। रक्त को थक्का बनने में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। अगला लाइन को कंटिन्यू करते हुए, रक्त को थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है। रक्त को थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है।
रक्त को थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है। रक्त को थक्का बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है। हो गया? कैल्शियम धातु सहायक होती है। किन्हीं को छूटा तो बोलो। हो गया, तब बाकी अब अगले क्लास में। आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, आवाज अब आप तक यकीनन तौर पर पहुंच रही होगी। तो कल मैंने आपको भारत और संघ राज क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहा था, जहां आपको संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में चर्चा किया। अनुच्छेद 1 में इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत रखा गया है। इंडिया डेट इज भारत, जिसे राज्यों का संघ यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया। अनुच्छेद 2 कहता है किसी विदेशी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना या भारतीय संघ के क्षेत्र को विदेशों को देना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन करना। और अनुच्छेद 4 है नए राज्य के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया। तो कल इस अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में आपको विस्तार से चर्चा किया जा चुका था। नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। और इससे संबंधित विधेयक अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चर्चा के लिए संसद में रखा जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और संसद सिर्फ केवल और केवल साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करता है। यहां तक चर्चा कल
अर्थात बीते हुए क्लास में आपको हो चुकी थी। विद्यार्थीगण, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के साथ ही भाषा के आधार पर नए नए राज्य की मांग शुरू हो गई। जैसे एक हिंदी की पंक्तियां हैं, लोकोक्तियां हैं कि सर मुराते ओले परे। अरे हम तो, मेरा तो मरुस्थल है तो सर मुराए या ना मुराए बात बराबर ही है, मरुभूमि हो चुकी है। सर मुराते ओले परे, या हिंदी की ही लोकोक्तियां हैं कि नगर बसा नहीं लुटेरा हाजिर है। स्थिति कुछ उसी प्रकार का था कि देश को स्वतंत्रता मिली नहीं कि विभिन्न मांग जो है वह प्रारंभ हो गया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात ही भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग शुरू हो गई। गुलाम भारत में भी 1912 में विधिवत तौर पर इसे घोषणा 11 में हुआ था। 1911-12 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। तो भाषा के आधार पर गुलाम भारत में भी राज्य के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग शुरू हो गई। उस वक्त एक राज्य था जिसका नाम था मद्रास। इस मद्रास राज्य में वर्तमान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों शामिल था, जिसमें आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी और तमिलनाडु तमिल भाषी। तो भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी नेता जिसका नाम था रामालू नायडू, तो भाषा के आधार पर रामालू नायडू के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने नए राज्य की मांग किया कि भाषा के आधार पर मद्रास राज्य का पुनर्गठन करते हुए तमिल भाषी से अलग करते हुए तेलुगु भाषी को एक नया राज्य दिया जाए। इस मांग को देखते हुए 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया गया, क्योंकि विद्यार्थीगण उस वक्त अपना देश का संविधान बना भी नहीं था। देश की संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू ही थी। उसी समय मांग हुआ तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एस.के. धर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने स्पष्ट रूप से दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन आंदोलन पर कोई प्रभाव न पड़ा। आयोग का रिपोर्ट अपनी जगह, इनकी मांग अपनी जगह पूर्ववत बना हुआ रहा। नए राज्य की मांग यथावत रही। तो 1949 में जेवीपी आयोग का गठन किया गया, जैसे हुआ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीन राजनीतिज्ञों की एक कमेटी बनाई गई, जिसे ही कहा गया जेवीपी आयोग। इस आयोग ने भी दिया कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग उचित नहीं है। भाषा के आधार पर राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आंदोलन पूर्ववत जारी रहा। मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, आंदोलन चलता रहा। 1952 में रामालू नायडू भूख हड़ताल पर बैठ गया, अनशन पर बैठ गया, और भूख हड़ताल के कंटिन्यू 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद 56वां दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थीगण, जो काम रामालू नायडू जिंदा में नहीं कर सके, मरने के बाद उनकी मृत आत्मा ने उस कार्य को पूरा कर दिया। आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषी जनता के उग्र आंदोलन के फलस्वरूप जवाहरलाल नेहरू, जो कि जेवीपी आयोग में शामिल थे, भाषा के आधार पर नए राज्य के निर्माण को अस्वीकार कर चुके थे। लेकिन आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषी जनता की आंदोलन के आगे झुकते हुए उन्हें घोषणा करना पड़ा उनकी सरकार को कि भाषा के आधार पर नया राज्य दिया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थीगण, मैंने पहले क्लास में आपको बतलाया था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है जनता की ताकत। जनता की ताकत सर्वाधिक होती है
और जनता के आगे बड़े बड़े सरकार को झुकना पड़ता है। क्या सर पीडीएफ नहीं मिला है लोग को? जी, पीडीएफ आज आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि हाँ शायद कुछ तकनीकी खामियां के चलते आप तक नहीं पहुंच पाई है, तो आज पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, तो रामालू नायडू के अनशन के 56वां दिन मृत्यु के बाद नए भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया और सर्वप्रथम मद्रास राज्य का पुनर्गठन करते हुए 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो मद्रास राज्य का पुनर्गठन करते हुए एक आंध्र प्रदेश और दूसरा मद्रास रह गया। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर कर दिया गया तमिलनाडु। एक राज्य बना नहीं कि फिर कई कई राज्य की मांग शुरू हो गई। भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग को देखते हुए 1953 में ही मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर ही सातवां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। आजादी के समय जो भारतीय राज्य था वह ए, बी, सी और डी 4 ग्रेड में बटा हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश इस ग्रेड प्रणाली को भी समाप्त कर दिया, जिसे हम राज्य कहते हैं। वास्तव में वह ए ग्रेड का ही था जो वास्तविक तौर पर राज्य था, जिसकी संख्या उस वक्त 11 थी। बी, सी, डी इन तीनों को भी जोड़ दिया जाता था, तब वह राज्य की संख्या बढ़कर 22 हो जाया करता था। तो 11 ही मूल रूप से राज्य थे, शेष स्वायत्त शासी तो केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त उस प्रकार के राज्य थे। तो ए, बी, सी, डी इस ग्रेड प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? उपस्थित विद्यार्थीगण, जो बतलाया गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके पश्चात वही राज्य जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 14 और 6 था, वर्तमान में उसकी संख्या बढ़कर 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अलग अलग काल में जो राज्य का निर्माण हुआ, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। 1956 के बाद जो पहला राज्य बना 1960 में बंबई राज्य का नाम था बंबई राज्य का पुनर्गठन करते हुए गुजरात राज्य का निर्माण किया गया। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों 1960 बना। तो वह
बंबई महाराष्ट्र रह गया और नया राज्य बना गुजरात। 1963 में असम राज्य का पुनर्गठन करते हुए नागालैंड को राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन करते हुए हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा के आधार पर देश का बनने वाला यह पहला राज्य था। अन्य जो है अलग अलग भाषा पर बना, हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला यह देश का पहला राज्य था। 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 1971 के अधिनियम के आधार पर 1972 में पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले 1969 में असम से अलग करते हुए मेघालय को सहराज माने पूरी राज्य नहीं बल्कि अर्ध राज्य की तरह दर्जा दिया गया था और 72 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 1986 के अधिनियम के आधार पर 1987 में सर्वप्रथम मिजोरम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से अलग कर झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये राज्य हो गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। उसके पश्चात अब तक तो राज्य बनता गया। 2019 में जो 31 अक्टूबर को प्रभावी हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की राज्य की दर्जा को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया और 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों को आपस में मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। जो 2 था, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो दोनों अलग अलग था, उसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया। तो वर्तमान समय में राज्य की संख्या जो 28, 29 था, 29 में से एक घटकर तो 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो 7 थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 को जोड़ दिया गया तो 9 हो गया। फिर दादर नागर हवेली दमन द्वीप 2 था, उसको 1 कर दिया गया तो 9 में से 1 चला गया अर्थात 8। तो वर्तमान समय में 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर ही
जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन को संसद ने अगस्त 2019 में ही मान्यता दे दिया था, लेकिन उसे विधिवत तौर पर लागू किया गया, प्रभावी किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए उसे 2 अक्टूबर ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ये अब तक राज्य निर्माण की प्रक्रिया रही। इसके अलावा 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में दादर नागर हवेली को, 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में गोवा और दमन द्वीप को, 14वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में पुडुचेरी को, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये सब आजादी के समय भारत का क्षेत्र नहीं था। गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन द्वीप ये दोनों पर पुर्तगाल का कब्जा था। पुडुचेरी पर फ्रांस का कब्जा था और सिक्किम में चोगियाल वंश का शासन था, जहां जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो आजादी के बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये परिवर्तन किया गया और करंट में देखिए तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा 2015 में बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौता को हल करने के लिए भूमि का आदान प्रदान, भूमि का लेन देन किया गया। अर्थात 2015 में भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कुछ परिवर्तन लाया गया, कुछ सीमा रेखा को सीधा किया गया। इसके पहले 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य माने संरक्षित राज्य या भारत का संरक्षित राज्य प्रोटेक्ट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। अर्थात भारत उसे हर प्रकार से सहायता, चाहे आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करेगा। 74 में सिक्किम को भारत का सह राज्य और 75 में उसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में उसे शामिल किया गया। तो अलग अलग कालखंड में ये राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन किया जाता रहा। उसके लिए जो आयोग बनाया गया, उस आयोग और वर्तमान राज्य का ये परिवेश रहा। तो वर्तमान समय में राज्य की ये प्रक्रिया रही। इसे यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, यदि इच्छुक हैं तो।
विद्यार्थीगण बोर्ड को साफ कर देते हैं, इतना देर में आप लिख चुके होंगे। सिक्किम में चोगियाल वंश का शासन था। चोगियाल, सिक्किम में चोगियाल वंश का शासन था, जहां जनमत संग्रह के द्वारा उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब बोर्ड को साफ कर रहे हैं। भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन का क्षेत्र है, आजादी के समय, आजादी के पूर्व जो है देश में 565 देशी नरेश या राजे राजवाड़े थे। 565 देशी नरेश या राजे राजवाड़े थे। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और माउंटबेटन योजना में यह निर्धारित किया गया कि जो देशी नरेश भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं भारत में, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान में, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वह स्वतंत्र रह सकते हैं। यह माउंटबेटन योजना में था। तो 565 में 8 वो वर्तमान पाकिस्तान के जो हिस्सा है उस क्षेत्र में पड़ते थे, शेष भारत में पड़ता था। तो उसमें पाकिस्तान वाले 8 पाकिस्तान में, शेष भारत में 3 को छोड़कर अर्थात 562 ने अपने अपने तरह से भारत और पाकिस्तान में मिल जाने का निर्णय ले लिया या उस पर संघ में शामिल हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अथक प्रयास रहा। वल्लभ भाई पटेल और उनका सचिव बीपी मेनन के प्रयास से 562 राज्यों का विलय हो गया। 3 राज्य, एक था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। इन 3 राज्य ने यह निर्णय लिया। 3 देशी नरेश, जूनागढ़ का था महावत खां, एक्सक्यूज मी विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण, तो 3 में जूनागढ़ का नवाब था महावत खां, हैदराबाद का था उस्मान अली, उस्मान अली, और जम्मू कश्मीर थे, क्या नाम था, हरि सिंह। ये तीनों स्वतंत्र, उसमें इसका कोई भूमिका था नहीं। यह वास्तविकता ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना इसे सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहता था। यहाँ बेनजीर भुट्टो का पिता
जुल्फिकार अली भुट्टो को जिन्ना के प्रयास से यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया, वजीर बनाया गया आजादी के ठीक पहले, ताकि जूनागढ़ को केंद्र में रखते हुए भारत सरकार को ब्लैकमेल किया जाए, ताकि कश्मीर उसे मिल जाए और कहेंगे कि जूनागढ़ आप ले लो, कश्मीर हमको दे दो। तो कश्मीर को प्राप्त करने के लिए जूनागढ़ के महाबत खान पर जिन्ना अपने व्यक्तिगत प्रभाव से जुल्फिकार अली भुट्टो को वहां का वजीर नियुक्त करवाते हुए सिर्फ एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग के लिए जूनागढ़ को प्रयोग में ला रहा था। जूनागढ़ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व वास्तव में था भी नहीं। तो ये तीन जो है सो स्वतंत्र राज रहने का निर्णय लिया, जहां जूनागढ़ को 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा पटेल के प्रयास से वहां वोटिंग कराया गया और वोटिंग में महाबत खान वोटिंग की बात को स्वीकार कर लेता, जनता ने भारत के पक्ष में मिलने का राय दिया। तो 1948 में जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके पहले 1947 में जम्मू कश्मीर पर अधिकार करने के लिए पाकिस्तान ने सैनिक कार्रवाई किया और अपनी सेना को भेजा, जहां का राजा हरि सिंह उस सैनिक पर कार्रवाई का मुकाबला नहीं कर सके और भाग करके कश्मीर से जम्मू चले आए, जहां 26 या 27 तारीख को, क्योंकि रात्रि का समय था, 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय पत्र पर वो हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो एक कागज रहता है जिसमें कुछ स्थान रिक्त रहता है, कुछ भरा हुआ रहता है, जहां रिक्त स्थान में आपको भरना होता है। उसी प्रकार इन राजाओं को संघ में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र बनाया गया था, जिसमें राजा और राजवंश का नाम रिक्त स्थान था, शेष स्थान भरा हुआ था। उसी रिक्त स्थान पर राजा और राजवंश ने 562 ने दस्तखत करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और जून 48 और ये 1948 में जूनागढ़ के नवाब पर भी से जनमत संग्रह के बाद भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उसने भी उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिस विलय पत्र पर भारत के अन्य राजा और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। एक ही विलय पत्र सबके लिए था। उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। वहीं पर वो अध्याय समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन तात्कालिक प्रधानमंत्री की राजनीतिक और दूरदर्शिता के कारण ये समस्या आज तक बनी हुई रह गई। चलिए पहले इसे देखा जाए हैदराबाद। उस्मान अली, जो कि उस वक्त भारत के 565 में से सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राज क्षेत्र का स्वामी था। तब का हैदराबाद आज का इंग्लैंड से भी बड़ा क्षेत्रफल रखता था और उस वक्त वह दुनिया के सबसे धनी राज्य में से एक हुआ करता था। तो उस्मान अली अपने को स्वतंत्र या पाकिस्तान में शामिल करने के हिमायती था, जहां सितंबर 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सैनिक कार्रवाई करते हुए उस्मान अली को पराजित किया गया और उसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। भले वो मजबूरी में किया हो, भय से किया, लेकिन उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही पूरी हैदराबाद राज को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो 1948 में ही जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ और 1948 में हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब बचे कश्मीर। हरि सिंह भारतीय संघ में पहले ही हस्ताक्षर कर चुके थे, लेकिन कश्मीर जहां अधिकांश आबादी मुस्लिम था, राजा हिंदू हरि सिंह थे, तो यहाँ का मुस्लिम का नेता था शेख अब्दुल्ला। जब तक हरि सिंह स्वतंत्र राज्य के अनुयायी थे, तब तक शेख अब्दुल्ला भारतीय संघ में शामिल होने के पक्षधर था, बना हुआ था। और ये दिल्ली में महात्मा गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। लेकिन जब हरि सिंह ने
भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया और जवाहरलाल नेहरू से अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए सहायता की मांग किया। जवाहरलाल नेहरू सहायता देने की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए, जो आज तक वो समस्या बनी रह गई। शेख अब्दुल्ला ने कुछ मांग रखा कि ठीक है, राजा दस्तखत कर दिए, भारतीय संघ में शामिल हो गए, लेकिन हमारी कुछ मांग है, तो हम लोग सहर्ष भारतीय संघ में अपने को शामिल कर लेते हैं। उसी की मांग को अनुच्छेद 370 के तहत रखा गया, जो 2019 में समाप्त किया गया। तो 1970 ये 370 में कश्मीर के लिए अलग से मांग को शेख अब्दुल्ला की मांग पर उसे शामिल किया गया, उसके लिए एक अलग प्रारूप बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसके लिए अलग से प्रारूप बनाने से इनकार कर दिया। तब गोपाल स्वामी आयंगर ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रारूप को तैयार किया था। संविधान सभा में इस पर जोरदार विरोध हुआ कि जब शेष 562 राजा बिना किसी टर्म ऑफ कंडीशन के संघ में शामिल हुआ, तो एक के लिए 564, तो एक के लिए अलग से टर्म ऑफ कंडीशन क्यों अप्लाई किया जाए। संविधान सभा में 95% कांग्रेस के ही सदस्य हुआ करते थे। उस वक्त इस पर जोरदार विरोध हुआ और उसी विरोध के दौरान हस्तक्षेप करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश का विभाजन अभी धर्म के आधार पर हुआ है, और यदि भारत की अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम का नेता शेख अब्दुल्ला का यह मांग को स्वीकार करते हैं, तो देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में यह भावना का संचार होगा। इस बहुसंख्यक हिंदू बहुल देश में उसकी इच्छा आकांक्षा का सम्मान किया जाएगा, उसकी इच्छा की भी पूर्ति की जाएगी। इसलिए बंटवारा के जख्म को भरने के लिए अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष सुविधा दी जाती है। लेकिन संविधान सभा में फिर जोरदार विरोध हुआ कि बंटवारा का जख्म जितना मुस्लिम का है उतना ही हिंदुओं का है, या कहीं बनिस्बत उससे ज्यादा हिंदुओं का जख्म है, तो एक को विशेष सुविधा क्यों। अंत में जवाहरलाल नेहरू के और संविधान सभा में विरोध के बाद वह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दी गई सुविधा एक अस्थायी सुविधा है। टेम्पररी शब्द वहां लिखा गया था। यह एक अस्थायी सुविधा है जिसे संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे वापस ले लेंगे। ये 370 एक अस्थायी सुविधा। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान होगा, इसका प्रावधान किया गया। उसका अपना एक अलग झंडा, एक अलग संविधान होगा, और उस संविधान का निर्माण जम्मू कश्मीर संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया था। और उसके बाद 1954 में अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया, ताकि जम्मू कश्मीर में अलग से नागरिकता का भी प्रावधान होगा, अर्थात वहां दोहरी नागरिकता होगी, एक जम्मू कश्मीर का और एक भारत का। और नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 35A कहता है कि विधि बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर राज्य के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया, और 5 वर्ष के पश्चात जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर का संविधान को लागू निर्माण किया, जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जिसे 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के द्वारा दी गई उसकी सुविधा को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक भारत सरकार के द्वारा संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, कोई भी संसदीय कानून जो रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को छोड़कर कोई भी कानून वहां तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वहां की विधानसभा उसे बहुमत से पास न कर दे। चाहे वो अनुच्छेद 335 के आधार पर SC ST को दिया गया आरक्षण हो, 2005 में बनाया गया सूचना आयोग का सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो,
73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया नगर पालिका नगर निगम से जुड़ा हुआ हो, तो कोई भी संसदीय कानून वहां लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल वहां लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35 के आधार पर जो नागरिकता का कानून बनाया, उसमें भी कितनी विरोधाभास है। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी धन संपत्ति खरीदने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के नागरिक को प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही उसमें दिया गया कभी जम्मू कश्मीर की लड़की किसी भारत के लड़का से शादी करती है, तो शादी करने के साथ ही उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि जम्मू कश्मीर का लड़का कोई भारत के लड़की से विवाह करता है, तो वह नागरिक बना रहेगा। महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग कानून था। साथ ही कानून की विरोधाभास का दूसरा पहलू और भी है कि यदि जम्मू कश्मीर का कोई लड़की पाकिस्तान के लड़का से विवाह करती है, तो वह जम्मू कश्मीर का नागरिक बनी रहेगी। तो नागरिक इस प्रकार से विरोधाभास का था, वहां पर कानून बनाया गया था। तो उसका जो कानून इस भारतीय संविधान के मूल भावना के विपरीत था, उसे ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के द्वारा अगस्त 2019 में उसको दी गई विशेष सुविधा को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए उसे 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी किया गया। साथ ही अनुच्छेद 371 के आधार पर भारत के कुछ अन्य राज्यों को भी कुछ विशेष सुविधा उपलब्ध कराया गया। अनुच्छेद 371 कहता है कि गुजरात का सौराष्ट्र एवं कच्छ और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहां की जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र और गुजरात का सूखा प्रभावित और जनजाति बहुल क्षेत्र के लिए वहां का राज्यपाल कुछ विशेष अधिकार को प्राप्त करेंगे और उसे प्रभावी करेंगे। 371 का एक कहता है कि नागालैंड की नागा धर्म संस्कृति, नागा की जो अपनी पहचान है, उस धर्म संस्कृति को सुरक्षित रखने, उस वहां के भूभाग को सुरक्षित रखने, वहां के भूमि को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए राज्यपाल के पास कुछ विशेष अधिकार होगा। 371 का बी कहता है कि असम के एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति बहुल क्षेत्र के विकास के लिए वहां के विधानमंडल की सहमति से राज्यपाल कुछ विशेष शक्ति का प्रयोग करेंगे। 371 का सी कहता है कि मणिपुर की पर्वतीय धर्म संस्कृति की सुरक्षा, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए वहां के विधानमंडल के परामर्श से राज्यपाल कुछ विशेष अधिकार का प्रयोग करेंगे। 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश में एक अलग से प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के आधार पर प्रशासनिक अधिकरण का आईएएस आईपीएस से के पदोन्नति या उसके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ समस्या के समाधान के लिए गठन किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के लिए अलग से प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। 371 का ई कहता है कि आंध्र प्रदेश में अलग से केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। 371 का एफ कहता है कि सिक्किम में वहां के लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए एवं क्योंकि संविधान का हिसाब से किसी राज्य विधानसभा में न्यूनतम 60 स्थान होना चाहिए, तो 60 से कम 30 स्थान का भी विधानसभा का गठन सिक्किम में किया जा सकता है। जी कहता है कि मिजोरम की धर्म संस्कृति पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए राज्यपाल वहां के विधानमंडल की सहमति से विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
एच कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए और अरुणाचल प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां की विधानमंडल की सहमति से राज्यपाल विशेष अधिकार का प्रयोग करेंगे। आई कहता है कि गोवा में भी 30 सदस्यीय न्यूनतम 30 सदस्य से भी विधानसभा का गठन किया जा सकता है। तो गोवा में 30 सदस्यीय विधानसभा के गठन के लिए जे कहता है कि कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र के विकास के लिए वहां अलग से संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यपाल कुछ विशेष अधिकार का प्रयोग विधानमंडल के परामर्श से सहयोग से करेंगे। तो अलग अलग राज्यों को अनुच्छेद 371 के ABCDFGHIJ के माध्यम से जो सुविधा दिया गया वो आपको अनुच्छेद 371, तो 370 तो समाप्त कर दिया गया, 371 जो अलग से सुविधा है वो यथावत है। इसे यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है, यदि इच्छुक हो तो। उपस्थित विद्यार्थी जो दिख रहा है, पुष्पमाला सिंह, आशुतोष रंजन, अभिलाषा सिंह, रविशंकर, सीमा कुमारी, कुणाल भारद्वाज, रूपेश और श्रीवास्तव। क्या आप लोगों को कोई कठिनाई? अभी 2 टॉपिक पढ़ाया गया, एक ही टॉपिक है ये, भारत और संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन। इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है? अरविंद कुमार, 371 आई, 371 आई हुआ गोवा। गोवा में 30 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया जा सकता है। विधानसभा के गठन के लिए कहता है संवैधानिक प्रावधान की न्यूनतम 60 स्थान होना चाहिए। तो गोवा और सिक्किम 2 ऐसे राज्य हैं जहां की 60 से कम स्थान पर भी विधानसभा गठन किया जा सकता है। विद्यार्थी को इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 3 के आधार पर राज्य का निर्माण या राज्य के पुनर्गठन यदि किया जाता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, उसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन, तेलंगाना राज्य बना, कोई संविधान संशोधन नहीं है। बिहार राज्य पुनर्गठन, झारखंड राज्य का गठन हुआ, कोई संविधान संशोधन नहीं है। यदि अनुच्छेद 3 के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है, नए राज्य का निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि विदेशी क्षेत्र से भारतीय सीमा का आदान प्रदान करना है, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, भारत में संघ में शामिल किया गया, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। अनुच्छेद 2 के आधार पर जब अंतरराष्ट्रीय सीमा में संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, तो संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। लेकिन अनुच्छेद 3 के आधार पर जब राज्यों का गठन या पुनर्गठन होता है तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्पष्ट हो चुका। इसके पश्चात अब जिसे कभी कभी आप देखे होंगे कि लिखा रहता है 55वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो वहां अरुणाचल प्रदेश के गठन के लिए संशोधन नहीं किया गया है, गोवा के राज्य का निर्माण के लिए संशोधन नहीं किया गया। चूंकि अरुणाचल प्रदेश और गोवा को अनुच्छेद 371 में शामिल करते हुए कुछ विशेष प्रावधान दिया गया, इसके लिए वो संविधान संशोधन है। गोवा या अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के लिए संविधान संशोधन नहीं है, उसे 371 में के द्वारा विशेष सुविधा दिया गया, उसके लिए संशोधन है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त की जाती है। तो आज ये भारत और संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य का निर्माण, पुनर्गठन से संबंधित विधेयक और उसके निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट हो चुकी। चलिए
इतना देर में आप लिख चुके होंगे। अब इसे बोर्ड को साफ करके नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक जो अध्ययन करना है वह है नागरिकता। ये भी अभी अखबार के पन्नों पर काफी चर्चा में, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के कारण काफी चर्चा में है। और भाग 1 अनुसूची 1 वो भी नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन जम्मू कश्मीर के कारण काफी चर्चा में था। अब देखना है दूसरा टॉपिक है वह है नागरिकता, जो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। नागरिकता, सिटीजन। यहां अभी अनुच्छेद 5 कहता है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय ब्रिटिश हुकूमत का जो कानून था, भारतीय या भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत का नागरिक था उस सभी को भारत का नागरिक स्वीकार किया जाता है, उस सभी को भारत का नागरिक माना जाता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 19 जुलाई 1948 तक जो नागरिक पाकिस्तान से भारत चला आया, भारत विभाजन के बाद घर पाकिस्तान पर रहा था, वो वापस भारत लौट आया, 19 जुलाई 1948 तक जो पाकिस्तान से भारत लौट आया, प्रधानमंत्री भूतपूर्व मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, फिल्म दुनिया में रणबीर कपूर के पूर्वज दादा दिलीप कुमार, मनोज कुमार, प्राण, शाहरुख खान के दादा, सबका घर है पाकिस्तान, जो लौट कर चले आए। तो उन सभी को जो 19 जुलाई 1948 तक वापस भारत लौट आया, उस सभी को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि विभाजन के बाद जो पाकिस्तान चला गया उसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 8 कहता है कि NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो भारतीय था, भारतीय मूल का विदेश में जाकर बस गया, विदेश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया, उस विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के नागरिक यदि भारत में दोबारा नागरिकता चाहते हैं तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से, अपने मन से, स्वयं की इच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दिया हो या किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकों को जो संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है वह अधिकार में निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार भारतीय नागरिक प्रयोग में ला सकते हैं। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में यदि कोई नया विधि, नया कानून का निर्माण करना हो, इस नया विधि या कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। नया विधि या कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। ये था आपका नागरिकता का। और इसी के आधार पर सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम 1935 में बनाया गया, सॉरी 1955 में। पहली बार 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया और नागरिकता अधिनियम के द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने, नागरिकता का लोप समाप्त होने के संबंध में सुस्पष्ट परिभाषित नियम का निर्माण किया गया। नागरिकता
नागरिकता को प्राप्त करने का 5 माध्यम। पहला, जन्मजात नागरिकता। हम लोग भारत में जन्म लिए, माँ पिता भारतीय हैं, तो जन्म के साथ ही स्वतः अपने आप हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वंशानुगत नागरिकता, जेनेटिक आनुवांशिक नागरिकता। भारतीय माँ पिता के बच्चे का जन्म यदि विदेश में होता है, माँ पिता भारतीय हैं, विदेशी सेवा में काम करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो भारतीय माँ पिता जिसके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, तो वंश परंपरा के आधार पर, आनुवांशिक जेनेटिक गुण के आधार पर उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तीसरा कहता है पंजीकरण के द्वारा, इसमें कंडीशन है ए, वह अविभाजित भारत का नागरिक हो, अर्थात वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो विभाजन के पूर्व अफगानिस्तान ही भारत से अलग हुआ था, ठीक है, आजादी के बहुत पहले अलग हो गया था, तो उसे भी अविभाजित भारत का नागरिक माना गया। तो अविभाजित भारतीय नागरिक विभाजन के पश्चात घर पाकिस्तान पर गया हो, 1948 तक, 19 जुलाई 48 तक वापस नहीं आए हैं, अब नागरिकता चाहते हैं, तो अविभाजित भारतीय नागरिक। बी, एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। और सी, भारतीयों से विवाह कर चुके विदेशी नागरिक। ये तीनों में से कोई शर्त पूरा करते हैं, विगत पिछले प्रीवियस 7 ईयर से भारत में रह रहा हो, तो मांग करने पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चौथा है देशीयकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता। यदि कोई विदेशी नागरिक पिछले 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारत की कोई एक राजभाषा जिसकी संख्या 22 है और उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषा में से किसी एक का ज्ञान रखता हो, तो मांग करने पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और 5वां, विलय, किसी विदेशी क्षेत्र को, विदेशी भूभाग को, विदेशी जमीन को, सिक्किम, गोवा जैसे क्षेत्र को यदि भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है, तो वहां के नागरिक को, वहां के निवासी को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये बनाया गया 1955 में, नागरिकता का लोप में लिखा गया, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से, इच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दे, किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर ले, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा उसमें दिया गया, यदि कोई भारतीय नागरिक बिना सूचना के, बिना जानकारी के पिछले 7 वर्ष से भारत से बाहर रह गया हो, सरकार को सूचना नहीं, यहाँ से गया नेपाल, नेपाल जाने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट जरूरत नहीं पड़ता है, और नेपाल से कहाँ चला गया मालूम नहीं, निश्चित वीजा पासपोर्ट लेकर गया, 1 महीना के लिए वीजा पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई, लौटा ही नहीं, सरकार को सूचना नहीं दिया गया, तो बिना सूचना के पिछले 7 वर्ष से भारत से बाहर रह गया हो, तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई भारतीय नागरिक बिना सरकार की अनुमति के किसी विदेशी सरकार की सरकारी सेवा के पद को प्राप्त कर लेता हो, तो उसकी भी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इस प्रकार से नागरिकता के संबंध में ये विधि कानून जो है लोप होने का था। नागरिकता संशोधन उसी से यहां हुआ, नागरिकता अधिनियम, तो सिटीजन एक्ट, अब उसी को कर दिया CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन। संशोधन पहली बार 1986 में हुआ था। मूल 1955 में पंजीकरण के लिए जो शर्त दिया गया था वह था 6 माह, देशीयकरण के लिए था 5 वर्ष। इसे 1986 में 6 माह को कर दिया गया 5 वर्ष, और 5 वर्ष को कर दिया गया था 7 वर्ष। पुनः 2003 में CA 2003 में जो प्रभावी 2005 से होता है, उसे 5 ही लिखिए, इसे 5 वर्ष को 7 वर्ष और 7 वर्ष को 14 वर्ष कर दिया गया।
CAA 1992 कहा गया मां या पिता, माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, मां या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इन जगह है मां और पिता दोनों भारतीय हैं, यहाँ कथन है मां और पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। फिर CAA 2005 इसमें दिया गया था, 2003 में दिया गया कि जो अप्रवासी भारतीय हैं वो भारत में निवेश कर सकते हैं, और उसे 2005 में नागरिकता दिया गया कि जो अप्रवासी भारतीय NRI हैं उन्हें भारत में दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी, अर्थात जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिजी के नागरिक रहते हुए भारत में वो नागरिक के समान भारत में भी अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोहरी नागरिकता के तहत भारत में अस्थायी रूप से निवास करने, धन संपत्ति को खरीदने, अस्थायी रूप से निवेश करने का तो 2003 में ही मान्यता मिल गई थी, अस्थायी रूप से निवेश करने, उपस्थित होकर मतदान करने, मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, संघ या संगठन नहीं बना सकते हैं, अनुच्छेद 16 के आधार पर अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में समानता का अवसर की मांग नहीं कर सकते। और CAA 2019 दिया गया कि अविभाजित भारतीय नागरिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो यहां भी था, 1955 में भी था, यहां भी दिया गया कि अविभाजित भारतीय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का नागरिक जिसे धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किया गया हो, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार कौन कौन, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, क्योंकि इस्लाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों इस्लामिक स्टेट है, तीनों का अनुच्छेद आर्टिकल 2 इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश, इस्लामिक राष्ट्र अफगानिस्तान कहता है, इसलिए इस्लाम को छोड़ दिया गया क्योंकि तीनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो अविभाजित भारत का नागरिक जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित रहे हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी हो सकते हैं, उन्हें यदि 31 दिसंबर 2014 तक 31 दिसंबर 2014 तक यदि भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। क्योंकि जो शरणार्थी रूप में रह रहे हैं उनके पास भारत में रोजी रोजगार तलाशने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था, तो उसे भी वो अवसर दिया गया ताकि अपने जीवन यापन का वह माध्यम को चुन सके, तो उसे अवसर प्रदान किया गया। यही था CAA, जिसमें किसी प्रकार का किसी की नागरिकता को छीनने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, वहां सिर्फ विरोध है क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र मुस्लिम को क्यों नहीं रखा गया, उसका मूल कारण है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होगा, वो तीनों इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो मुस्लिम के नाम पर वहां उत्पीड़न नहीं होगा, गैर मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न होता है, उन गैर मुस्लिम जिनके साथ उत्पीड़न हुआ उसे भारत, क्योंकि वो भारत का नागरिक था अविभाजित में, तो नागरिक उसे स्वीकार करता है। यही था नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास का ये अंतिम टॉपिक था। क्या कोई कठिनाई आपको है? कोई दिक्कत नहीं? अपना स्क्रीन पर आप कमेंट प्रस्तुत करें ताकि क्लास को समाप्त किया जाए। आर्टिकल 5 कहता है कि भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय स्वतंत्रता के समय, भारत इंडिपेंडेंस के समय, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश कानून जो बनाया गया था 1935 में, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर स्वतंत्रता के समय जो भारतीय नागरिक था, संविधान उस सभी को भारत का नागरिक स्वीकार करता है।
अनुच्छेद 5 है कि स्वतंत्रता के समय जो भारत का नागरिक था, संविधान उस सभी को भारत का नागरिक स्वीकार करता है। ठीक है, आज इतना ही। कल अगले दिन जो है या अगला क्लास जब सोमवार को होगा तो उसमें आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही।
हेलो गाइस। मैं इंजीनियर आशीष आपके सामने। सब लोग क्लास कर रहे हैं कंटिन्यूअस, अच्छा लग रहा है। और अभी शायद आपका फिजिक्स का क्लास और हाँ, सब लोगों को पता है, क्योंकि हर जगह ये इन सब चीज़ों के बारे में सब लोगों को पता है। तो ये थोड़ा सा मतलब है ही खतरनाक चीज़, खतरनाक बीमारी है ही, खतरनाक वायरस है। तो इनसे बचने के लिए हमेशा सब लोग, जो लोग भी हैं, हमेशा हैंड वॉश वगैरह का यूज करें जहाँ तक हो सकता है। और पॉसिबल हो कि घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। वैसे सब लोगों को ये इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं आपके फिजिक्स के क्लास को। और जो फिजिक्स का क्लास है आपका, हमने पिछले क्लास में देखा था, स्मॉल जी का वेरिएशन देखा था। विकास कुमार प्रणाम आप लोगों को, रुपेश आनंद प्रणाम, आशुतोष रंजन गुड आफ्टरनून। ओके, सब लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए घर में, और घर से बाहर बहुत, जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलिए। और सोचिए कि एक ही बार में हमारा जो भी सारा काम हो कर लें, बार बार बाहर मत निकलिए। लोग बहुत लोग इसको इजी वे में ले रहे हैं, लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको इजी वे में नहीं लेना है। और थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग भी पढ़े लिखे हैं वो लोग के पास इन सब चीज़ों के लिए, गुड आफ्टरनून कुणाल जी, सब लोग इनका प्रिपरेशन ले रहे हैं। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको पता नहीं है कि पूरा देश विदेश जो है इन सब चीज़ों से पूरा हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं और बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए थोड़ा बचना चाहिए। ये नहीं कि एक को हो जाएगा तो दूसरे को नहीं होगा। एक को होने का मतलब है उस एरिया के सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं इनसे। तो इसलिए बचने, सब लोगों को ऐसा बोला जाता है कि आप साफ सुथरा और अच्छे से रहें। तो चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और पिछले क्लास में हमने देखा था, स्मॉल जी का वेरिएशन देखा था। और आज हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड टर्म है आपका, जैसे कि सुने होंगे पलायन वेग के बारे में, सुने होंगे आप, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी बोलते किसको हम। एस्केप वेलोसिटी को वैसे इस तरह से दिखाते हैं, एस्केप वेलोसिटी वी ई से दिखाते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कहने का मतलब है, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। और अर्थ के पेरीफेरी पे इस तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई आप बोल सकते हैं ग्रह हो या उपग्रह हो या कोई वस्तु को आप अगर यहाँ से फेंकते हैं, वह न्यूनतम वेग, जिस न्यूनतम वेग से फेंकने पर, क्योंकि ये अर्थ है तो अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल जो फोर्स एक्ट करता होगा वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि इस रीजन तक वो एक्ट करता होगा। ये ग्रेविटी यहाँ तक अपना फोर्स लगा सकता है, इसके बाद वो फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसकी उतनी शक्ति नहीं है कि वो फोर्स एग्जर्ट कर पाएगा, लगा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये उनका रीजन है, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलते हैं, ये इनका रीजन है, इस रीजन तक वो काम कर सकता है। तो जो पलायन वेग है, इसकी वेलोसिटी है, जस्ट इसको हम लोग समझेंगे कि किसी वस्तु को मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु में वह न्यूनतम वेग देख देंगे, वह न्यूनतम वेग होगा जिस वेग से ये वस्तु इस कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाए, उसी को इसके वेलोसिटी बोला जाता है। और अगर इस कक्षा को छोड़ करके ये बाहर चला जाता है, या फिर इस रेंज को छोड़ करके ये बाहर चला जाता है, तो ये फिर रिटर्न इस ऑर्बिट में नहीं आ पाएगा, यानी इस सतह तक नहीं आ पाएगा। उसी वेग को बोलते हैं इसके वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी कहने का मतलब है कि वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को अर्थ के सरफेस से फेंका जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाता है, वो फिर रिटर्न नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि इधर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र काम नहीं करता है, तो वो फिर रिटर्न नहीं आ पाता है, तो पलायन कर जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जनरली आपको इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला होता है √2gm/r होता है। इसी का दूसरे फॉर्म में आप लिखने का तरीका यहाँ देखिए, इसके वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, इसी में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे 2gm/r है इसके वेलोसिटी, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए r से,
कैपिटल आर से जो अर्थ का रेडियस है उसे डिवाइड कर दीजिए। ये कैपिटल एम जो देख रहे होंगे ये अर्थ का मास है, ये जो अर्थ है इनका मास है, पृथ्वी का मास है। जी जो है यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है वहां पे। तो यहाँ पे किसी वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु का मास गिवन नहीं है उस फॉर्मूले में। इसका मतलब है आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पलायन वेग है वो वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करता है। पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि जो पलायन वेग होता है क्या वह वस्तु के मास पर निर्भर करता है, नहीं करता है, किस पे निर्भर करता है। तो आप यहां से देख करके बता सकते हैं कि जो पलायन वेग होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगा। ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, ये भी कांस्टेंट टर्म होता है। तो आप कह सकते हैं यहां से कि जो इसकी वेलोसिटी है, जो पलायन वेग है, वो वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर सकता है, नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन देखिए यहाँ पे मिल जाएगा कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जी एम नीचे में आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था जो स्मॉल जी का रिलेशन होता है कैपिटल जी के साथ वो जी एम अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। पिछले क्लास में हम इस चीज को डिस्कस किए थे। स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, कैपिटल जी के साथ जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। ये अर्थ का मास होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको स्मॉल जी बोल सकते हैं और ये कैपिटल जी होगा। तो हमारे पास एक और रिलेशन बन करके आया जो इसके वेलोसिटी होगा वो अंडर रूट कितना आ जा रहा है, 2gr भी आ रहा है। तो ये इसके वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला बन करके आता है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे आपका एक बनता है कि इसकी वेलोसिटी बोलते किसको है। इसके वेलोसिटी कहने का मतलब वह न्यूनतम वेग, जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को अगर फेंका जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके सदा के लिए बाहर चला जाता है, वो फिर वापस लौट करके यहाँ पे नहीं आ पाता है, उसी को बोलते हैं पलायन वेग, यानी कि वो पलायन कर जाता है उस वेग से। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो पलायन वेग होगा वह किस चीज के, वह पलायन वेग जो होगा वस्तु के मास पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो पलायन वेग वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग किस पे निर्भर करता है, तो पलायन वेग जो है अर्थ का जो त्रिज्या उस पर डिपेंड करेगा। पलायन वेग अर्थ का जो मास होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चूंकि जी कैपिटल जी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, पिछले क्लास में हमने उसका वैल्यू भी बताया था। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कभी कभी डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ लिया जाता है, इसलिए हम बार बार इस चीज को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि कभी कभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू है वो पूछ लिया जाता है, कभी कभी यूनिट पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायमेंशन पूछ लेता है। तो आप यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। अब अर्थ के लिए जो स्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए जो स्केप वेलोसिटी होता है, अर्थ का जो स्केप वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है अर्थ के लिए। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के लिए, पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह मिनिमम स्पीड कितनी होती है, वह होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो आप याद रखेंगे अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखेंगे। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी तो वहां पे मीटर भी दे रखा होगा, आप कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान रखिए इस चीज को। सत्यम शौर्या जी, हाँ पीडीएफ के लिए मैं बोल दिया हूँ, देखता हूँ आज पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ। कुणाल भार्गव जी, शौर्या और जो लोग भी है लाइव, सब लोग देख ही रहे होंगे। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है ये पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से किसी वस्तु को अगर फेंका जाता है तो वह मिनिमम स्पीड कितनी होती है, वह मिनिमम वेग कितना होता है, तो वह होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये पलायन वेग था। अब हम बात करेंगे कि पलायन वेग जो होता है वो चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है कि अर्थ के लिए कितना होता है और चंद्रमा के लिए कितना होता है। वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स पॉइंट लिख देते हैं। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है,
चंद्रमा के लिए जो escape velocity होता है वो कितना होता है, ये आपका 2.4 समथिंग होता है, लिख लेते हैं इसको 2.4, ये लगभग 2.4 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए कितना होता है इसके वेलोसिटी का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के लिए कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पे इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे चंद्रमा पे जाने के बाद वहां पे वायुमंडल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो होती है और भी कम हो जाती है। तो ध्यान में रखेंगे सिंपली कि चंद्रमा के लिए तो कम वैल्यू होगा, और लेकिन अर्थ पे जो होगा उसके लिए कितना होगा 11.2 होगा, और चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होगा। तो ये चंद्रमा से रिलेटेड टर्म था यहाँ पे। क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पे वो वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है और भी कम हो जाती है। तो चंद्रमा के लिए इसके वेलोसिटी का मान कितना होता है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और पृथ्वी पे कितना होता है किसी वस्तु का इसके वेलोसिटी पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कक्षीय वेग को। देख लीजिए सब लोग एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। विकास कुमार, रुपेश जी बताइए, सब लोग अच्छे हैं? पुष्प, पिंटू, नौशर, ओके ओके ओके। चलिए, क्लास सब लोग रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। क्लास देखने से आपका कहीं टाइम किल नहीं होगा। क्लास देखने से बहुत कुछ चीजें आपकी आपके क्लास में ही याद हो जाते हैं। इसलिए क्लास, जो भी क्लास आपके चलते हैं, जितने भी क्लास आपके ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, सारे के सारे क्लास को, जिनको आता है वो भी क्लास देखिए, जिनको नहीं आता है वो भी क्लास देखिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर और भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि मेरा टाइम खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रेगुलर बेसिस में सब लोग क्लास कीजिए। अभिलाषा जी ओके, सब लोग रुपेश आनंद जी ठीक है। चलते हैं हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को। कक्षीय वेग, कक्षीय वेग क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कक्षीय वेग इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको वी नॉट से दिखाते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट से दिखाते हैं इसको। जस्ट लाइक इसका सिंबल है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग के लिए। तो कक्षीय वेग किसको बोलते हैं? कक्षीय वेग कहने का मतलब है, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ इस तरह से सैटेलाइट अगर मान लेते हैं कि घूम रहा होगा, ग्रह उपग्रह जो भी हो, इस तरह से इसके सेंटर के इसके परिधि पे इस तरह से मान लेते हैं कि घूम रहा होगा, कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है। तो जो सैटेलाइट घूम रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु ही समझिए, बाद में सैटेलाइट आप इसको समझ लेंगे। सैटेलाइट हो या ग्रह जिसको बोलते हैं या उपग्रह बोलते हैं, वही सब चीज है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है जो कि आर डिस्टेंस पे ये वस्तु है। कक्षीय वेग उस वेग को कहते हैं, कक्षीय वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से यह वस्तु, वह न्यूनतम वेग, समझने की कोशिश कीजिएगा। कक्षीय वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से ये वस्तु एक बार पूरा चक्कर कर ले, यानी एक बार पूरा चक्कर लगा ले, उसी वेग को क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग बोला जाता है। जस्ट सिंपल है, इसको डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कि अर्थ के, मान लेते हैं कि कोई सैटेलाइट इस तरह से घूम रही है, तो वो सैटेलाइट में इतनी स्पीड होनी चाहिए, उतनी न्यूनतम स्पीड होना चाहिए कि जिस न्यूनतम स्पीड, जो न्यूनतम स्पीड देने के बाद वह सैटेलाइट, वह वस्तु, वह ग्रह, वह उपग्रह एक बार पूरा चक्कर लगा ले, उसको बोलते हैं कक्षीय वेग। और वो कितना होता है आपका वी नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे वी नॉट होता है। और ये वैल्यू कितना होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यू होता है जी एम अपॉन आर होता है।
वैल्यू होता है gm/r होता है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। कक्षीय वेग उस वेग को बोलेंगे, वह न्यूनतम वेग जिस न्यूनतम वेग से कोई वस्तु किसी वस्तु में वह न्यूनतम वेग दिया जाए जिस वेग से वह एक बार पूरा कक्षा घूम ले, पूरा तरीके से एक चक्कर लगा ले, उस वेग को क्या बोलेंगे? कक्षीय वेग बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे फॉर्म में अगर ले जाना होगा तो gm/r है, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए r से, तो दूसरा आपको जो इक्वेशन बन करके आएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, तो आप जानते हैं कि gm/r² क्या होता है? स्मॉल g होता है। तो देखिए इसको बोलेंगे स्मॉल g, ये पूरा पार्ट स्मॉल g का हो जाएगा, तो ये gr हो गया। ये आपको यहाँ पे gr निकल कर गया, तो आप बोल सकते हैं जो v0 होगा वो कितना होगा? तो अंडर रूट जी आर होगा। वहां पे हम लोग देखे थे जो स्केप वेलोसिटी था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होता है। अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को, क्योंकि हम यहाँ पे बताए थे जो स्केप वेलोसिटी आया था वो अंडर रूट 2 जी आर, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू जी आर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2, और अंडर रूट जी आर को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। तो जो स्केप वेलोसिटी होता है, जो पलायन वेग होता है, वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, यानी कि ये वेग ज्यादा होगा और ये वेग क्या होगा? उससे भी कम होगा। आप कह सकते हैं कि जो पलायन वेग होगा वो √2 यानी √2 टाइम्स किसका होगा? तो कक्षीय वेग का होगा। तो ये रिलेशन, दोनों में एक रिलेशन है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दोनों में एक रिलेशन है। कक्षीय वेग बोले और आप स्केप वेलोसिटी बोले, कक्षीय वेग बोले, दोनों में एक रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन है? तो आप बोल सकते हैं इन दोनों, यानी तो आप इन दोनों का रेशियो बोल सकते हैं कि जो स्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग और कक्षीय वेग का जो अनुपात होगा वो √2 होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कक्षीय वेग और एस्केप वेलोसिटी, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे पलायन वेग बोलते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो अगर इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा तो आप v0 अगर वी पूछ लेता है तो आप कहेंगे 1:√2 होगा। तो ये सब सारी चीजें छोटे छोटे चीज हैं जिसको पूछ ले आता है। आप इसको छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ ले आता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किसको बोलेंगे? कक्षीय वेग वह न्यूनतम वेग होगा जिससे कोई वस्तु एक बार पूरा चक्कर कर ले, उसको बोलते हैं कक्षीय वेग। ये डेफिनेशन है जस्ट। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम अपॉन आर होता है। इसके वेलोसिटी में अंडर रूट 2 GM/r था, यहाँ पे अंडर रूट GM/r है। तो एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, और √2 टाइम्स होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसी को दूसरे फॉर्म में हम लेकर के आए, तो ये अंडर रूट GR आ गया। और हम जानते हैं इसके वेलोसिटी अंडर रूट 2 GR होता है, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 को बाहर कर लिए, GR को इधर कर लिए, तो ये GR जो होता है ये V0 होता है, जिसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये √2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो पलायन वेग होगा वो कक्षीय वेग का √2 टाइम्स होगा। तो वहां से कभी कभी रेशियो पूछ लिया जाता है। तो डेफिनेशन के लिए जो आपको इन सब चीज़ों का जो डेफिनेशन है ये देख लेते हैं। आज आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो हम बोलते हैं आज आपको पीडीएफ सेंड कर देगा ये लोग, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं ले। लेकिन टर्म आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जितना हम बता रहे हैं इतना आप हमेशा क्लास में ही इस चीज़ को फोकस करें, और घर बैठ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देख लीजिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, इनकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। V0 का जो मान होता है ये 8 किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वैल्यू कितना होता है। वहां पे हमने देखा था इसके वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड था। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, ये 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये कभी कभी ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ लेता है कितना होता है, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहां से एक चीज, वो दूसरा चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कक्षीय वेग है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो कक्षीय वेग है, जो कक्षीय वेग है ये वस्तु के द्रव्यमान, क्योंकि वस्तु यहाँ पे रखे हैं तो इसका मान लेते हैं स्मॉल m मास है। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में कहीं स्मॉल m नहीं दिख रहा है। कक्षीय वेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
चलिए, तो हम चलते हैं अब सैटेलाइट की तरफ। सैटेलाइट से रिलेटेड टर्म को यहाँ पे पूछा जाता है, जिसको हम लोग ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, जिसको पोलर सैटेलाइट बोला जाता है। पोलर सैटेलाइट का काम क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, जिसको आप भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपका लगभग ये जो टॉपिक है, ग्रेविटेशन का जो टॉपिक है, वो एंडिंग तरफ जा रहा है। और उसके बाद हम लोग केपलर के नियम को देखेंगे। 3 केपलर का नियम है, वहां से 3 केपलर के नियम एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन करके आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट देख रहे हैं, यही आपको कमांड करना है। ये नहीं कि बैठ करके रटने लगना है, बस समझ करके इतना टर्म को ही ध्यान में रखना है। ज्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा नहीं, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सैटेलाइट की तरफ चलते हैं। तो जो पोलर सैटेलाइट होता है, उनका काम होता है मोशन संबंधी जानकारी को बताना। पोलर सैटेलाइट जो यूज करते हैं, जो पृथ्वी के नजदीक का ग्रह माना जाता है, वो आपका मौसम संबंधी जानकारी जो भी होती है कि हाँ आज ज्यादा तेज हवा चलने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं आज का टेम्परेचर ज्यादा होने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं इस तरह की भारी वर्षा होने की संभावना है, तो पोलर सैटेलाइट से ज्यादातर पता किया जाता है। तो मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग पोलर सैटेलाइट का यूज करते हैं, जिसको ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। तो पहला पॉइंट है आपका कि ध्रुवीय उपग्रह जो होता है, ये धरती पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह होता है। पहला पॉइंट आप ये बोल सकते हैं, ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। दूसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हैं, जो ध्रुवीय उपग्रह है, इससे मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त किया जाता है। ध्रुवीय उपग्रह से मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी इनकी स्पीड पूछ ली जाती है, तो इनकी स्पीड जो होती है वो कितनी घंटे की, इसकी कितने घंटे की होती है, तो वो 84 मिनट की होती है, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट का होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जो पोलर सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, आवर्त काल बोल सकते हैं, आवर्त काल, आवर्त काल को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितने देर का होता है, तो ये आप बोल सकते हैं जो टाइम पीरियड होता है, ये इनका 84 मिनट का होता है। 84 मिनट को आप बोल सकते हैं 1 आवर 24 मिनट्स। 1 आवर 24 मिनट, 60 मिनट 24 मिनट, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट। यानी कि जो ध्रुवीय उपग्रह है, इनको एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है, तो 1 घंटा 24 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा लेता है। और ये मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट का यूज करते हैं। ये सैटेलाइट मौसम संबंधी जानकारी को बताया जाता है, इन्हीं सैटेलाइट के थ्रू इनके बारे में पता चलता है। और ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह माना जाता है। और ध्रुवीय उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है, 84 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट्स का होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्पीड जो होती है, कक्षीय वेग जो हम लोग देखे थे, उसी स्पीड के बराबर होती है, यानी कि वो भी ध्यान में रखिएगा। इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड माना जाता है।
इनकी वेग कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो हमें लगता है कि आपको पोलर सैटेलाइट के बारे में इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछ लिया। ये 3-4 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। और जो भी क्लास आपके निकलते जा रहे हैं, जब भी आप घर में बैठे रहते हैं तो आप लेक्चर को हमेशा, अगर जहां समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार जरूर देखा कीजिए। और बाद बाकी आप अपना मेहनत जारी रखिए, मेहनत करते चले जाएंगे तो 100% ये श्योरिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगा। मेहनत करने वाले को ही मिलता है, जो लोग मेहनत से भाग जाते हैं उनको कभी नहीं मिलता है। तो वो आप हमेशा अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए कि नहीं, हमें करना है तो करना है, हमसे ही हो सकता है, आप किसी से कम नहीं है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते चले, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाइए, किसी का मत सुनिए, एकदम अपना आप अपने आप का अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत कीजिए, 100% सक्सेस मिलेगा। और चलते हम लोग, ये तो पोलर सैटेलाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, जिसको भू स्थिर उपग्रह बोला जाता है। ये सब छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, बस आपको याद रखना है। किसके लिए? जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो 24 घंटे की होती है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, उनसे आप टेलीविजन वगैरह पे जो देखते हैं आप, वीडियो दोबारा नहीं चलता है। सर वीडियो दोबारा क्यों नहीं चलता है? ये तो आपका, हम देखते हैं जो भी वीडियो डाला जाता है, वो वीडियो आपको जो प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो वेबसाइट है उस पे हमेशा उपलब्ध रहता है, आप कभी भी देख सकते हो। हाँ, ये अलग चीज है कि अलग अलग पार्ट में आपको ये डिवाइड करके आपको प्रोवाइड किया जाता होगा, लेकिन वहां पे सबका 5 घंटे 6 घंटे का वीडियो उपलब्ध उपलब्ध रहता है। आप जैसे ही प्लेटफॉर्म कोचिंग पे जैसे ही उस पे आप क्लिक करेंगे, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना पे क्लिक करेंगे, तो सारे वीडियो नीचे आप नजर आएंगे। तो आप दोबारा भी आरती श्रीवास्तव जी देख सकते हैं। आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नजर नहीं आएगा, आप हर चीज को वहां पे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं, ये तो पोलर सैटेलाइट से रिलेटेड टर्म था। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भू स्थिर उपग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर, जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर, जियो मतलब अर्थ यानी कि भूमि जो भी बोलते हैं आप, सैटेलाइट उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह बोला जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, इनका काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो स्टेशनरी सैटेलाइट से जो टेलीविजन वगैरह आप देखते हैं, वो जितने भी दिखाए जाते हैं, कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, कि सारे के सारे इन्हीं से कनेक्टेड होता है। और इनकी जो कहाँ तक ये कहाँ तक इनका रेंज होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी रेंज जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। रेंज वगैरह ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक ये काम करेगा। तो ध्यान में रखना है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ से ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करेगा। यानी कि यहाँ पे ये रोटेट करते रहता है, ये सैटेलाइट यही घूमते रहता है। तो अर्थ से कितने हजार किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर पे आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा रहता है, और वो इस तरह से रोटेट करता रहता है। और वो सैटेलाइट अर्थ के इस तरह से रोटेट करता है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा, अर्थ के लिए अगर हम बात करेंगे, पृथ्वी के लिए बात करेंगे, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमेशा उनका मोशन होता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ हमेशा घूमते रहता है। ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन होता है।
पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेशन होता है किनका? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रोटेशन होता है, और वह अर्थ से कितने हजार किलोमीटर? तो 36,000 किलोमीटर के ऊपर की कक्षा में इस तरह से रोटेट करते रहता है। और दोबारा इसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो इसकी जो आवर्तकाल होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल के बारे में बात करेंगे। आवर्तकाल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो ये कितना होता है? टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते हैं, ये आपका 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स का होता है। काफी मतलब ज्यादा टाइम लेता है, और ये लगभग जो पृथ्वी का रोटेशन होता है उसी की स्पीड से घूमता है। जिस तरह से पृथ्वी का रोटेशन होता है 24 आवर्स का, वैसा ही इनका रोटेशन होता है। और ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये ईस्ट से वेस्ट इनका रोटेशन होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, चूंकि ये एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो इनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, हम वहां पे बात किए थे, और इनकी ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, 3.14 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 3.14 किलोमीटर पर सेकंड होता है। थ्री इनकी जो सैटेलाइट, जो पोलर सेट सॉरी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, उनकी जो स्पीड होती है, कक्षीय वेग जो होती है, वो एक कक्षा में घूमते रहता है। उनकी कितनी वेग होती है? 3.14 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। यहां से पूछ लिया जाता है रेंज, कभी बहुत बार रेंज पूछ लिया गया है, कितने रेंज ऊपर तक काम करता है? तो ये 36 अर्थ से 36,000 किलोमीटर। इनका रोटेशन हमेशा ईस्ट से पूरब से पश्चिम की ओर होता है। इनका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है, जो कि पृथ्वी के जो रोटेशन होता है उतने घंटे के लगभग बराबर का होता है। तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। 3 पॉइंट जो भी था, 2-3 पॉइंट इनको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं केपलर ग्रहों के लिए। केपलर ने कुछ नियम दिया। केपलर साइंटिस्ट था, उन्होंने ग्रह के लिए अपना कुछ नियम लेकर के आया था। उस नियम को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 3 नियम बताएंगे। 3 नियम में बहुत बार क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे जगह पूछ लिया जाता है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप वहां पे इजी वे में क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। कभी भी ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। जो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं फिजिक्स के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लगा जाइए। जो नहीं बनता है आप उसको मार्क करके रखिए। जब आपको ऑफलाइन क्लास चलेगा तो उस समय आप पूछ सकते हैं, तो उस समय आप बेफिक्र पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी जो है जितना क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलता है, सारे क्वेश्चन को लगाइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप कीजिए और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमेशा बनाते चले जाइए। अब हम लोग चलते हैं, लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है ग्रहों के लिए केपलर का नियम। ग्रहों के लिए केपलर साइंटिस्ट था, केपलर का नियम। इन्होंने 3 नियम दिया था। केपलर ने कितना नियम दिया था? 3 नियम प्रस्तुत किया था। अपना 3 नियम की व्याख्या की थी इन्होंने ग्रह के लिए। तो इन्हीं तीनों नियम पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला इन्होंने क्या बोला था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है, यानी कि कक्षा का नियम बोलते हैं इसको। कक्षा का नियम बोला जाता है। तो पहला नियम है इसका कक्षा का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। कक्षा का नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है। केपलर का जो पहला नियम है वो कक्षा का नियम है। इन्होंने क्या बोला था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने बोला कि कोई भी ग्रह वो एक एलिप्स में घूमती रहती है सन के चारों तरफ। इलिप्स कहने का मतलब है अंडाकार। इस तरह से वो घूमती रहती है। ये एलिप्स है। इसमें इनका ये एक्सिस होता है,
इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। यहां से लेकर के यहां तक का जो एक्सिस है इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। मेजर का मतलब होता है ये बड़ा एक्सिस, ये छोटा एक्सिस। ये चिपटा हुआ पार्ट होता है, ये थोड़ा सा आगे इस तरह से निकला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और इनको बोलते हैं माइनर एक्सिस। एक मेजर एक्सिस है और दूसरा कौन सा है, माइनर एक्सिस है। इसके डायरेक्शन को इधर दिखाए तो ज्यादा क्लियर होगा। एक माइनर एक्सिस है और एक को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस बोलेंगे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्या हमने आपको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिखा था, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेशन करता है, ईस्ट से वेस्ट ही रोटेशन करता है, जो कि हमने आपको लिखाया। हाँ, ईस्ट से वेस्ट सर, सिर्फ आप यही ध्यान से याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट का डायरेक्शन। पोलर सैटेलाइट का डायरेक्शन आपका वही होता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डायरेक्ट डायरेक्शन जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं यहाँ पे कक्षा का नियम जो है, लॉ ऑफ ऑर्बिट जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, तो इसका जो फोकस होता है वहां पे सन होता है। ये मान लेते हैं कि फोकस है इसका, क्योंकि इलिप्स का कहीं ना कहीं फोकस होता है, तो यहाँ पे इसका फोकस है, तो यहाँ पे सन है इस तरह से। तो उन्होंने अपने पहले नियम में क्या बोला कि कोई भी सैटेलाइट इस तरह से घूमती है, इस तरह से रोटेट करती है, कोई भी सैटेलाइट अगर रोटेट करती है तो वो एक एलिप्स में घूमती है, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। एलिप्स कहने का मतलब है दीर्घवृत्ताकार। एलिप्स कहने का मतलब है दीर्घवृत्ताकार। पूछ लेगा आपसे कि कक्षे के नियम में केपलर ने अपने पहले नियम में क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि जो कोई भी सैटेलाइट है उनका जो रोटेशन होगा वो सन के चारों तरफ, ये सन है, सन के चारों तरफ उनका रोटेशन होगा, और वह रोटेशन जो होगा एक एलिप्स में होगा। यानी कि कैसी कक्षा होगी, वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी। ये बहुत बार पूछ लिया गया है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने अपने पहले नियम में यही चीज बोला था, जिसको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो सन होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि सन कहाँ पे होता है, तो सन जो होता है इस एलिप्स का जो फोकस होता है वहां पे होता है। तो इनका फोकस कहाँ है, इनका ये फोकस होता है, फोकस पे होता है। सन कहां पे होगा, तो एलिप्स के फोकस पे होता है, जिसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं, एफ से होता है। और ये दो पॉइंट यहां से पूछ लिया जाता है, दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका क्षेत्रीय नियम के बारे में बात करेंगे। ये तो था आपका कक्षा का नियम, अब हम लोग क्षेत्रीय नियम को यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया बोलेंगे। केपलर का जो दूसरा नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस इसमें आपको दो ही पॉइंट ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कक्षा के नियम में उन्होंने क्या बोला कि कोई भी सैटेलाइट जो है सन के चारों तरफ अगर घूम रही है, तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि वह एक एलिप्स के पाथ में घूमती है, और सन जो होता है वो कहाँ पे होता है, एलिप्स के फोकस पर होता है। अब दूसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ एरिया, जिसको क्षेत्रीय नियम कहते हैं, जिसको क्षेत्रीय नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। केपलर का ये दूसरा नियम है। अपने दूसरे नियम में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपने दूसरे नियम में क्या बोला, ये तो एलिप्स में घूमेगी ही घूमेगी, इनका ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस होगा। उस कंडीशन में इन्होंने क्या बोला, मान लेते हैं कि यहां पे इस तरह से ये वाला एरिया, कोई भी सैटेलाइट घूम रही है इस तरह से, कोई भी सैटेलाइट मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है, पी से कहां जा रही है, क्यू पे जा रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, पी से क्यू तक जा रही है। इतना एरिया कवर किया इसने। जो सैटेलाइट है, यहां से जो सैटेलाइट चला पी पॉइंट से, वो कहां पे पहुंच गया, इस डायरेक्शन में ऐसे क्यू पे पहुंच गया।
और दूसरा एरिया हम ये एरिया ले लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की चीज है, अगर एक बार समझ लेंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मान लेते हैं ये पी क्यू, इसको मान लीजिए आर और इसको मान लीजिए एस। तो ये इस एरिया में, इस एरिया को कवर किया तो इस एरिया को A1 मान लेते हैं, ये एरिया कवर हुआ तो इसको एरिया 2 मान लेते हैं, और एक और मान लीजिए आप एरिया यहाँ पे, जिसको आप एरिया 3 मान लीजिए, जिसमें टी मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सैटेलाइट को जाने में, टी से यू। अब देखिए क्षेत्रीय नियम में उन्होंने क्या बोला, घूमेगा तो एक एलिप्स में ही घूमेगा। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी वस्तु अगर P से Q तक जाती है तो उसको कितना समय मान लेते हैं, उस एरिया को कवर करने में T1 टाइम लगा, R से S जाने में इसको टाइम T2 लगा, फिर T से इसको U तक जाने में इसको T3 समय लगा। तो इन्हें ना अपने तीसरे नियम में ये बोला, क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहला चीज है यहां ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी कहने का मतलब वेग, वेग क्या होता है तो आप कहते हैं विस्थापन अपॉन क्या होता है, समय होता है। चाल क्या होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेग क्या होता है तो विस्थापन अपॉन समय होता है। क्योंकि यहाँ पे एरिया के टर्म्स में गिवन है, तो कितना एरिया गिवन, कितना एरिया ट्रेवल कर पाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एरियल वेलोसिटी का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको लॉ ऑफ एरिया, एरियल वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ जो वेग होगा, ये जो वेग कैलकुलेट करेंगे ये एक एरियल वेलोसिटी होगा, क्षेत्रीय वेग जिसको बोलेंगे। एरियल वेलोसिटी का नाम सुने होंगे आप लोग, एरियल वेलोसिटी जिसको क्षेत्रीय वेग बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीय वेग क्या होता है तो क्षेत्रीय वेग जो होगा, जितना एरिया में ट्रेवल करेगा और जितने टाइम में करेंगे, यहाँ पे विस्थापन अपन समय था तो यहाँ विस्थापन ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पे एरिया कवर कर रहा है, तो ये एरिया ए अपन में क्या हो जाएगा, टाइम जो लगा टी। एरियल वेलोसिटी जो होता है, जितना एरिया कवर किया उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्षेत्रीय वेग निकल जाएगा, एरियल वेलोसिटी निकल जाएगा, हिंदी में इसको क्षेत्रीय वेग बोलते हैं। ये बोला इन्होंने, इस साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये एरियल वेलोसिटी जो होगा, इनका रेशियो जो होगा सबके लिए क्या होगा, समान होगा। कहने का मतलब ये है जो एरियल वेलोसिटी होगा वो इस रेशियो में होगा, एरियल वेलोसिटी के लिए आप यहां पे ध्यान रखिए। हाँ, जो एरियल वेलोसिटी होगा इन्होंने भी बोला कि ये हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करेगा, और कांस्टेंट मेंटेन करने का मतलब है जैसे कि आप यहां पे लिखते हैं 2/3 लिखते हैं, और 2/3 को ही आप क्या लिख सकते हैं, 6/9 लिख सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू अभी भी 2/3 के बराबर ही है। उन्होंने अपने तीसरे नियम में ये बोला कि कोई भी सैटेलाइट, इसको टाइम T1 लगता है, एरिया A1 ट्रेवल करता है, ये अगर T2 टाइम लगता है, एरिया T2 ट्रेवल करता है, एरिया T1 T3 टाइम में ये एरिया A3 ट्रेवल करता है, तो उस कंडीशन में जो इनका एरियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा एक समान होगा, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्षेत्रीय वे, क्षेत्रीय यानी कि आप बोल सकते हैं ये एरियल, जो एरियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, ये तो एरियल वेलोसिटी के बारे में बात करें, ये कांस्टेंट कैसे रहेगा, कैसे कांस्टेंट बना रहेगा, अगर ये 2/3 है तो ये 6/9 होगा, इसी रेशियो में आगे बढ़ता चलेगा, लेकिन जब आप कट कुट करेंगे तो आपको 2/3 ही हमेशा मिलेगा, तो इसी चीज को फुलफिल करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रीय नियम के अनुसार कैपलर ने अपना ये बताया कि जो एरियल वेलोसिटी होगा, जो कक्षीय वेग होगा, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो कांस्टेंट कैसे बना रहेगा, 2/3 हो सकता है तो इसको 6/9 लिख सकते हैं, इस तरह का वेरिएशन होगा, वो हमेशा 2/3 ही आपको देगा। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए हमने बताया था। तो ये एरियल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ तो टाइम T1 अलग अलग टाइम लग रहा था, T2 और अलग टाइम लग रहा था T3, लेकिन ये भी हो सकता है इसमें अगर टाइम समान लगे, अगर टाइम समान हो, अगर समय समान हो, अगर टाइम टी जो है समान हो, अगर टाइम समान हो
इसमें जितना समय लगा यहां से यहां तक जाने में, इसमें जितना समय लगा, इसमें जितना समय लगा, ये तीनों टाइम अगर बराबर हो, इसका मतलब है कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 होगा। अगर ऐसा हुआ कि इस पोजीशन से सैटेलाइट को यहां तक जाने में T1 समय लगा, R से S तक जाने में T2 समय लगा, और यहां से यहां तक समय T3 लगा, और तीनों टाइम क्या है, बराबर। अगर ये यहां से 5 सेकंड लगा, यहां भी 5 सेकंड लगा, यहां भी 5 सेकंड लगा, उस कंडीशन में अगर टाइम तीनों का समान होता है तो जो एरिया कवर करेगा वो भी समान होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने केपलर ने अपने द्वितीय नियम में यह बोला कि जो एरियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, और कांस्टेंट बना रहेगा क्योंकि उसमें टाइम T1 T2 T3 लग रहा था। उन्होंने ये भी बात बोला अगर समय तीनों में बराबर लगता है तो जो एरिया ट्रेवल करेगा, वो एरिया, जो ये पूरा एरिया जो घूमेगा, वो एरिया तीनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट ज्यादातर पूछ लिया था। अगर टाइम अगर सब में समान लगेगा तो बताइए एरिया में क्या होगा, तो एरिया भी क्या होगा, यहाँ पे समान होगा, यानी कि क्षेत्रीय जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो ये उनका दूसरा लॉ था जिसको क्षेत्रीय नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है। ये दूसरा नियम था। इन दूसरे नियम को आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहां से पूछ लिया जाता है। अब जो तीसरा नियम होगा वो जस्ट इजी है, उस पर क्वेश्चन हम करवा देंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत सिंपल ही होता है। तो आपको, हमको लगता है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। ये कैपलर का दूसरा नियम था। कैपलर के तीसरे नियम के लिए हम लोग आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, चूंकि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो जो भी टॉपिक आपका निकलता जा रहा है, हम टिक आउट करके आपको क्लास में ही कुछ क्वेश्चन जो है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपका हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तो इससे रिलेटेड टर्म आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे। ये दूसरा नियम था उनका, लॉ ऑफ एरिया था, क्षेत्रीय नियम जिसको हम बोलते हैं। अब तीसरे नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है इनका, तीसरा नियम इनका क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तीसरे नियम को लॉ ऑफ पीरियड बोला जाता है, जिसे परिक्रमण काल का नियम भी बोलते हैं। परिक्रमण काल का नियम बोलते हैं। तीसरे नियम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे यहां पे। तो आज जो है आपका ग्रेविटेशन वाला पार्ट यहां पे ओवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और आपका टॉपिक इसमें बच जाता है, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा टॉपिक बच जाता है, लिफ्ट वाला कंडीशन बच जाता है। तो लिफ्ट वाले कंडीशन को हम देख लेंगे। लिफ्ट वाला कंडीशन जो है आपको कल की क्लास में लिफ्ट वाला कंडीशन करवा देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, देखते हैं सत्यम शौर्या जी, अगर इफ पॉसिबल तो हम कर देंगे, ठीक है। बात बाद बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाइए कहीं से भी, आप लोग खुद से भी, आप लोग को हम बताए ही हैं सारा क्वेश्चन लगाइए। आप लोग भी क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तब तक फायदा नहीं होगा। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है सब क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, और ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही आपको टच करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक नहीं जाइएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डाटा और डाटा के साथ आपको छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, सारे पॉइंट को कवर करते निकल जाना है आगे। चलते हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिक्रमण काल का नियम। ये तीसरा नियम इनका था। इनका तीसरा नियम था परिक्रमण काल का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल बोल रहा है, यानी कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो आप इसको लॉ ऑफ पीरियड बोल सकते हैं। पीरियड मतलब परिक्रमण काल। तो हम लोग बात करेंगे परिक्रमण काल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो टाइम पीरियड होगा ये
इन टाइम पीरियड के स्क्वायर का कोई वस्तु अगर कोई सूर्य के चारों ओर अगर इस तरह से चक्कर लगा रही है, कोई सैटेलाइट अगर घूम रही है, तो उनका जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो उनकी मीन डिस्टेंस यानी कि एवरेज डिस्टेंस का क्या होगा, क्यूब होगा। इन्होंने अपने परिक्रमण काल के तीसरे नियम में ये इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। जस्ट ये इस इक्वेशन को, तीसरा जो नियम दिया है, इनके डेफिनेशन से कोई लेना देना आपको नहीं है। डेफिनेशन कहने का मतलब है कि और मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से घूम रही है, ये एलिप्स में कोई सैटेलाइट घूम रही है और यहाँ पे इनके फोकस पे क्या है, तो सन है। यहाँ पे सन के चारों तरफ घूम रही है, तो उनका जो टाइम पीरियड हो, इनका जो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा, इनके मीन डिस्टेंस का मीन रेडियस यानी कि मीन डिस्टेंस का क्या होता है, क्यूब होता है। इनके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है इनके क्यूब का। तो आप यहां से केपलर के तीसरे नियम में इस फॉर्मूला को जस्ट याद रखिए, यही काफी है। देखिए इस पे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है। और सिंपल ही क्वेश्चन है, कैसा पूछेगा देखिए। इसमें क्वेश्चन है आपका, इस फॉर्मूले से रिलेट करके क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया और पूछ लेता है। तो ये इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन को आप ध्यान में रखिएगा। ये तीसरा नियम उनका था जिसको परिक्रमण काल का नियम बोले हैं। उनके लिए हमने फॉर्मूला बताया, उन्होंने इक्वेशन दिया है टी स्क्वायर जो होगा ये समानुपाती होगा आर क्यूब का। उन्होंने तीसरे अपने नियम में ये बताया है। अब देखिए ये होता क्या है, कैसे क्वेश्चन इससे पूछेगा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवा देते हैं। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है देखिए, एक नए ग्रह की खोज होती है, एक नए ग्रह की खोज होती है जिसकी सूर्य से माध्य दूरी, जिसकी सूर्य से जिसकी सूर्य से माध्य दूरी पृथ्वी से सूर्य के माध्य दूरी, पृथ्वी से सूर्य के माध्य दूरी के 4 गुना है, के 4 गुना है। तो इस नए ग्रह का, तो इस नए ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा। ये क्वेश्चन है। एक नए ग्रह की खोज होती है, कोई नया ग्रह है जिसकी सूर्य से माध्य दूरी पृथ्वी से सूर्य के माध्य दूरी का 4 गुना है। अगर वो आर है तो ये 4r हो जा रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इस नए ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा। तो आपके पास इक्वेशन है, जो टी स्क्वायर होता है ये समानुपाती कितना होता है, आर क्यूब का होता है। नए ग्रह का परिक्रमण काल पूछ रहा है, यानी कि उसका पीरियड पूछ रहा है, तो आप पीरियड टी से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप टी को आप लिख सकते हैं यहां से समानुपाती में r के पावर 3/2। जब ये इधर जाएगा तो ये अपन में हो जाएगा 3/2। तो यहां से ये निकल निकल करके आया। इसी को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको लिखते हैं t2 बाय, अगर t1 लिखेंगे तो ये इक्वल टू में कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा आपका, ये r2 अपन R1 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि R1 पहले था, पहले रेडियस कितना था, R1 था। अब वो कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया है। इसका मतलब है जो R2 होगा वो 4R1 के बराबर हो गया। आप यहां पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, 4R1 अपन में R1 हो गया, इसका पावर 3/2। तो ये R1 से R1 चला गया, बच गया आपका 4 के पावर 3/2। इसको आप बोल सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर और ये 3/2। तो देखिए ये ऊपर है ये नीचे, ये दोनों कट जाएगा, तो 2 का क्यूब बच जाएगा, तो ये 8 गुना हो जाएगा।
तो आप यहां से बोल सकते हैं कि T2/T1 जो होगा वो 8 होगा, तो T2 कितना होगा, वो 8 गुना हो जाएगा पहले का। पहले जिस स्पीड से घूम रहा था उसके टाइम पीरियड का कितना कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। जस्ट यही आंसर होगा। अब उसका जो नए ग्रह का जो परिक्रमण काल होगा वो इतना गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इतना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो आज का ये टॉपिक आपका यहीं पे एंड होता है। अब इससे रिलेटेड टर्म जो है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, हम पिछले क्लास में नेक्स्ट क्लास में होगा तो आपको क्वेश्चन से रिलेट करके थोड़ा सा बता देंगे और भी। और इसके बाद जो है आपका इससे भार से रिलेटेड लिफ्ट वाला चीज हम करवा देंगे, क्योंकि लिफ्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिफ्ट के ऊपर जाने पे, लिफ्ट के नीचे जाने पे उस समय क्या होता है, कैसा फील होता है जब वस्तु कोई लिफ्ट के अंदर होता है, आदमी लिफ्ट के अंदर होता है, तो उसको कैसा भार फील होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कल मिलते हैं फिर से। बाद बाकी आप लोग अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, जो लोग भी लाइव है सब लोग मेहनत कीजिए, एकदम ऑनेस्टी के साथ मेहनत कीजिए। ये नहीं कि बस टाइम निकलता जा रहा है, आप मेहनत कीजिए, रेगुलर बेसिस पे मेहनत कीजिए। 2 घंटा ही पढ़िए तो जम करके पढ़िए, 2 घंटा के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन फिर पढ़िए, जितना हो सकता है अपना एफर्ट लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।
जी गुड इवनिंग फ्रेंड। चलें, कल के क्लास में हम लोग देख रहे थे ट्रायंगल के बारे में, आपको बताए थे। आवाज वगैरह जा रही है ना? कमेंट करें तो जरा। ओके, आज हम लोग ट्रायंगल के एरिया के बारे में सीखेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के क्या क्या फॉर्मूला हैं और कितने तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला, अगर बेस और हाइट दिया हो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दूसरा, जब तीनों भुजाएं दी गई हो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस जो है अर्ध परिमिति है, सेमी पेरीमीटर इसको कहते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दिया हो, एक बटे दो ए बी साइन थीटा। जब तीन कोण एवं एक भुजा दिया हो, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी बटे 2 साइन ए। ए बी सी, ये कोण ये कोण ये कोण दिया हुआ हो और इसके सामने की ये भुजा दी गई हो, तब यही 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला, अगर बेस और हाइट दिया गया है। दूसरा, अगर तीनों भुजाएं दी गई हो। तीसरा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो। और चौथा, जब तीन कोण
एवं एक भुजा दिया गया हो। ये लास्ट वन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, अब इसको नोट कर लिया जाए। अब साफ करते हैं। जब तीनों भुजा बराबर हो, यानी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पर। ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। यहां से जब हम इस पर लंब गिराते हैं, ये यानी ये इसका h है, या इसको x मानिए, तो फिर वैसी स्थिति में अगर हमको BD का मान निकालना है, यानी ये ऊंचाई निकालनी है, यानी इस कर्ण पर जब हम लंब गिराते हैं तो उसकी लंबाई निकालनी है, तो उसका मान क्या होगा? पहले हम इससे निकालेंगे 1/2 AB गुने BC बराबर 1/2। अब इसको आधार मानेंगे, AC गुने BD कट गया, तो BD बराबर हो गया AB गुने BC बटे AC। अब हमको यहां से लेकर यहां तक AD का वैल्यू निकालना है, तो AD का मान होता है इसके सामने वाली भुजा लंब AB का स्क्वायर बटे कर्ण AC। उसी तरह से अगर DC निकालना है, DC बराबर हो जाएगा इसके सामने का BC का स्क्वायर बटे AC। और एक और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, BD का स्क्वायर बराबर होता है AD गुने DC। यही फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 एक समकोण त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण है, जिसे हमें जानना है। इसको नोट कर लिया जाए। अब साफ करते हैं। अब कोई भी त्रिभुज अगर दिया गया है, जैसे यह त्रिभुज है ABC, तो अंदर अगर वृत्त है ये, इसी को कहते हैं इन रेडियस। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है λ/s। यहां लैम्डा क्या है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल।
एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमिति, अगर ये बाहर से अगर है, इसको कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। आर, ये बराबर होता है ए बी सी बटे 4 लैम्डा, जहां पर ए बी सी भुजा की लंबाई है। इसको नोट कर लिया जाए। अब साफ करते हैं। तो ट्रायंगल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी हम आपको शेयर किए, हम आपको बताए, और दरोगा में ये काफी है। इतने में से ही हम लोगों के जितने भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएंगे। अब त्रिभुज के बाद हम लोग आते हैं चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल। अब चतुर्भुज को जो हम लोग बनाएंगे, समझेंगे, उसे एक कॉलम के द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस ढंग से कॉलम बना रहे हैं आप भी अपनी कॉपी पर उसी ढंग से बनाएंगे, लंबा ऐसा करके। इस तरह से ये पेज है, ऐसे लिखेंगे आप, ताकि इधर पॉइंट्स लिखेंगे, इधर आप करते चलेंगे। लिखिए वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में लिखते हैं स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज, रोम्बस, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये रहा आपका वर्ग, ये रहा आयत, ये रहा आपका समचतुर्भुज, और ये रहा आपका समानांतर चतुर्भुज। इधर पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, सभी भुजा बराबर। अब देखिए किनका किनका सभी भुजा बराबर होता है? वर्ग का होता है, आयत का नहीं होता है, समचतुर्भुज का होता है, समानांतर चतुर्भुज का नहीं होता है। दूसरा, सभी कोण समकोण। अब आप समझ रहे हैं, वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, समचतुर्भुज के नहीं होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के नहीं होते हैं। तीसरा, आमने सामने की भुजा समानांतर। आप देख रहे हैं सबके आमने सामने की भुजा समानांतर।
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यानी दोनों विकर्ण। चलिए इसको नीचे वाले को टिक करके लिख लें, इसको साफ करेंगे, फिर अगले स्पेशलिटीज पर आएंगे। अब साफ करते हैं। पांचवा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक वर्ग के काटते हैं, आयत के नहीं काटते हैं, रोम्बस के काटते हैं। विकर्ण शीर्ष के कोनों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। बिल्कुल, वर्ग को और रोम्बस को। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। इसको नोट कर लिए। चलिए इसको साफ करते हैं। ये जो ऊपर लिखे हैं, जिन लोगों का छूट गया था, ये त्रिभुज के पांचवा फॉर्मूला लिखे थे कि जब तीन कोण दिए गए हैं और एक भुजा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो जिनका छूट गया है ये अपना नोट कर लें। चलें आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोनों विकर्ण चतुर्भुज को चार बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं। सब लेकिन ये है दोनों विकर्ण चतुर्भुज को चार सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं। तब एक होगा वर्ग होगा और दूसरा हो जाएगा समचतुर्भुज। अब इसको नोट कर लिया जाए।
ठीक है, साफ करते हैं। अब चलिए क्षेत्रफल देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बटे 2। इसका विकर्ण निकालना है तो होता है √2a, और इसकी परिमिति माने आउटर बाउंड्री 4a। उसी तरह से आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसका विकर्ण निकालना है तो √L² जोड़ b²। इसकी परिमिति निकालनी है तो परिमिति इसका होता है 2l + b। रोम्बस है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 d2/2। d1 d2 क्या है? ये विकर्ण है, ये है आपका d1, ये है आपका d2। अब फिर इसकी परिमिति निकालना है तो 4a। पैरेललोग्राम का अगर निकालना है क्षेत्रफल तो फिर ये होता है इसका क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। इसका परिमिति निकालना है तो इस सभी भुजाओं का जोगफल यानी बाहरी घेरावा की लंबाई। अब इसको नोट कर लिया जाए। अब इसको साफ कर देते हैं। अब एक संरचना हम लोगों का बचा हुआ है चतुर्भुज में, वो है समलंब चतुर्भुज, जिसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ये रहा आपका इसकी खासियत होती है दो भुजाएं समानांतर होती हैं, दो भुजाएं समानांतर नहीं होती है। यानी AB और DC समानांतर है और ये दोनों समानांतर नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 समानांतर भुजाओं का जोगफल गुने ऊंचाई। ये समानांतर भुजा हुआ ये और ये और ये, इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट, यही जैसे मान लीजिए। इसको लिखेंगे 1/2 AB जोड़ DC गुने AE।
अब इसके विकर्ण और भुजा के बीच में एक रिलेशन होता है, इसको लिख लिया जाए। AC का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर जो 2AB इंटू DC। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। किसी भी समलंब चतुर्भुज के भुजा और विकर्ण के बीच के रिलेशंस निकालने का ये फॉर्मूला है। भुजा दिया गया है तो इससे हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण दिया गया है तो भुजा निकालते हैं। इसको ठीक से नोट कर लिया जाए। अब साफ कर देते हैं। अब एक है चक्रीय चतुर्भुज, इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण का जोगफल एक 180 डिग्री। चतुर्भुज की सभी शीर्षें वृत्त के परिधि को छूता हो, यानी टच करता हो। और वैसे सिर्फ 3 ही संरचना है जिन्हें हमें पढ़ना है, तो अमूमन इससे संबंधित सवाल जो है सो पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए वर्ग, आयत, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का अर्थ ये हुआ, ये ऐसा फिगर हुआ, ये वाली, जिसकी जो दो असमानांतर भुजाएं होती है उनकी लंबाई आपस में बराबर होता है, यानी AD इज इक्वल टू BC। जब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो गए तो ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर होंगे और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी AC इज इक्वल टू BD। इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, अब साफ करते हैं। अब हम लोग आते हैं 2D के लास्ट सेक्शन पर, और वो है सर्कल, वृत्त। ये रहा आपका वृत्त।
ये वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, इसकी परिधि 2 पाई आर, और इसके केंद्र से जो गुजरने वाली जीवा है उसको व्यास कहते हैं, व्यास बराबर 2r। बस देखना है हमें, इसमें कुछ टर्म है जिस पर हमें ध्यान देना है। एक टर्म है जीवा, जिसको कॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। ये जीवा क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है? तो वृत्त के परिधि के किसी भी दो बिंदु मिलाने वाली सरल रेखा। वृत्त के परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा आपको कहलाती है जीवा। और ये जो व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो सीधा सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि हाँ बताइए, वृत्त के सबसे बड़ी लंबी जीवा का को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा क्या, व्यास। अब इसको नोट कर लिया जाए। तो साफ करते हैं। चलिए, ये जीवा जो होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है, यानी वृत्तखंड बनाता है। जीवा द्वारा वृत्तखंड बनता है और त्रिज्या द्वारा त्रिज्यखंड बनाता है। तो जीवा वृत्तखंड को करता है, बनाता है, और त्रिज्या त्रिज्यखंड को। तो ये ऊपर वाला हुआ, इसको कहते हैं बृहत वृत्तखंड। ये नीचे वाला होता है, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये बृहत वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड। अगर यही यहां पर ये त्रिज्या द्वारा अगर हो जाता है तो ये बनाता है, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में यही नहीं हुआ, ये सब पूरा का पूरा जो है सो आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। अब आपसे क्षेत्रफल पूछे जाते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं, ये वाला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जितना कोण होगा वो थीटा बटे 360। अगर हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पहले पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। यानी ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 घटाओ, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नोट कर लिया जाए।
ठीक है, अब साफ करते हैं। चलिए कुछ फिगर तेजी से बनाते चलना है और उसे समझते चलना है कि क्या क्या उसकी खासियत होती है। ये रहा वृत्त, हम तो एक ही वृत्त पर बनाएंगे, आप अपने कॉपी में अलग अलग फिगर बनाते चलेंगे, 2 4 5 6 7 वृत्त अपना बनते जाएंगे, उस पर दिखाते जाएंगे। ये हो गया आपका जीवा, ये हो गया केंद्र। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, यानी ये थीटा हुआ तो ये हो गया 2 थीटा। दूसरा, ये जीवा द्वारा ये केंद्र है, केंद्र पर बनाया गया कोण इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। इसको भाषा में लिखकर ऐसे ही सिंबॉलिक दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए। दूसरा, ये वृत्त है और ये इसका व्यास है। व्यास वह जीवा होता है जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है। तो इसके द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, यह समकोण होता है। और इसके द्वारा वृत्त के अंदर बनाया गया कोण समकोण से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और बाहर बनाया गया कोण लेस देन 90 डिग्री। चलिए इसको फिगर बनाते चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, तीसरा पॉइंट, एक जीवा द्वारा छोटे वृत्तखंड में बनाया गया कोण बड़े वृत्तखंड में बनाए गए कोण से बड़ा होता है। जैसे ये कोण, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। चौथा, ये वृत्त है और इस वृत्त पर एक ये जीवा है, तो केंद्र से जब उस जीवा पर हम लंब गिराते हैं, ये लंब गिराते हैं, जैसे ए है, बी है, अगर ये ओ है, सी है, ये लंब है, तो लंब गिराते हैं तो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ए सी बराबर सी बी। वृत्त है, समान जीवा द्वारा, माने समान लंबाई की जीवा, आप कहीं से ले लो, एक ये जीवा हुआ, एक यहां ले लो, तो समान लंबाई के दो जीवा लेते हैं, तीन जीवा लेते हैं, कितनी भी संख्या में जीवा आप लेते हैं, तो उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। शर्त ये है ए बी बराबर सी डी।
यानी समान लंबाई के जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण समान होता है। छह, अब ये जीवा जो है, इस जीवा पर बाहर के किसी भी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं गिरा सकते हैं। ये यहां से ये है, ओ है, बाहर का बिंदु है ए है, बी है, इसको सी मान लीजिए, ये ओ मान लीजिए। इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा। तो वो जो है AC और BC दोनों आपस में बराबर होते हैं, और स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि के जिस बिंदु को टच करती है यानी छूती है, वृत्त की त्रिज्या उसके साथ समकोण बनाती है, यानी ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस कोण को दो बराबर भाग में बांटती है। ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए और इसके लिए ये कर्ण हो जाएगा। अब बाहर के बिंदु से हम सिर्फ एक बिंदु से दो टेंजेंट गिरा सकते हैं, लेकिन अनगिनत छेदक रेखाएं गिरा सकते हैं। यहां से ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, अनगिनत A B C D E F G H I, अनंत अनंत छेदक रेखा। यहां एक बिंदु से अनंत छेदक रेखा, लेकिन एक बिंदु से सिर्फ दो स्पर्श रेखा। लेकिन ये अनंत छेदक रेखा जो है, इनके बीच में एक खास रिलेशन होता है, सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। वो क्या रिलेशन होता है, AB मल्टीप्लाइंग AC इज ऑलवेज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइंग AE। हर हाल में इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि बाहर के जिस बिंदु से ये टच करने वाली जो बिंदु है वहां तक की लंबाई, और फिर यहां से यहां तक जो अंतिम है वहां तक की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक, दोनों का गुणनफल हर छेदक रेखा के लिए हमेशा समान होता है। इसको नोट कर लिया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये एक है। अब ऐसा है कि अगर एक हमारा टेंजेंट हो यानी एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो, तो फिर क्या क्या रिलेशन होगा। जैसे यहां से A B C और D, फिर वही होगा रिलेशन AC मल्टीप्लाइंग AD बराबर AB का स्क्वायर।
ठीक है, अब साफ करते हैं। अब टेंजेंट देखिए, दो टेंजेंट होते हैं, ये दो वृत्त लेते हैं, ये दो वृत्त, एक और वृत्त, ये एक ये हुआ, इसको कहते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक ऐसे भी बन सकता है, ये वाला या ये वाला, जैसे ABCD, AB या ऐसे करें DC, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और इसको निकालने का, इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहां D क्या है? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। और R1 R2 क्या है? आप समझ रहे हैं, ये दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं। इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अब देखिए, अब DCT के बदले में दूसरा, इसको कहते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यानी क्या? AC या BD, उसमें सिर्फ ये करना है कि यहां प्लस कर देना है बस, √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साफ कर देते हैं। तो इस तरह से 2D से संबंधित जितनी भी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हम थोड़ा सा डीप करके पढ़ा दिए हैं, ताकि एक दो सवाल अगर पूछे तो आप उसे बना पाए। काफी डिटेल में आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न को हमने डील कर लिया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इन सब का रिवीजन करते रहना है और इससे संबंधित प्रॉब्लम्स को, जो भी इससे रिलेटेड है, उनको बनाना है। अब 2D के बाद हम लोग आते हैं 3D पर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना में हमें 8 संरचना पढ़ने हैं। यद्यपि आपको 4-5 से ही पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हम सबके बारे में आपको बता देंगे कि अगर पूछ लिया जाए, ताकि हम लोगों का कोई भी सवाल किसी भी कारण से न छूट पाए। तो 8 संरचना है और वो 8 संरचना को 2 भागों में हम बांटेंगे। टाइप ए
टाइप बी, टाइप ए में 4 संरचना है। पहला संरचना है क्यूब। क्यूब को आप जानते हैं घन। ये सभी भुजाएं आपस में इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यूब के बाद क्यूबॉइड, घनाभ। उसके बाद है सिलेंडर, वेलन। उसके बाद है प्रिज्म। प्रिज्म का फिगर इधर बना। प्रिज्म का कोई निश्चित फिगर नहीं होता है। अगले क्लास में इसको डिफाइन करेंगे कैसे कैसे होता है। जैसे एक त्रिभुज नीचे है तो ऊपर भी त्रिभुज हो गया, ये भी प्रिज्म हो गया। चतुर्भुज वाले भी प्रिज्म होता है। अभी आप एक फिगर लिख लेंगे प्रिज्म का। ये इसको कहते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। टाइप बी में 4 संरचना है, और टाइप बी के 4 संरचना में पहला है आपका कोण, शंकु। दूसरा है फ्रस्टम, FRUSTUM। एक बार और देखें, फ्रस्टम, FRUSTUM। इसको कहते हैं छिन्नक। इसी को आप बाल्टा भी कहते हैं। ये ऐसा बना, ऐसे हुआ, काट दिए, यहां बीच से ऐसे काट कर ऊपर वाले को हम हटा दिए, यही बाल्टा का स्वरूप हो गया। उसके बाद तीसरा संरचना है पिरामिड। पिरामिड को पिरामिड कहते हैं। और पिरामिड में होता है कि बेस जो है सो एक, हम कोई भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज लेते हैं, ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, एक ये पिरामिड हो गया। और चौथा है स्फीयर, गोला। ये रहा आपका गोला का। तो यही 8 जो संरचना है, इन संरचना के बारे में 3D में हमें पढ़ना है, जिसके बारे में डिटेल अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही बाबू, थैंक यू। हो।
हम्म। क्या हाल खबर है भाई? हेलो। नहीं, क्या हाल खबर है? ठीक हैं? क्या पढ़ाई जो ऑफलाइन हो रहा था ऑनलाइन हो रहा था उसमें कोई विशेष प्रॉब्लम? बढ़िया है। चलिए, चलिए ठीक है। क्योंकि हम लोग को भी काफ़ी परेशानी आ रही है। अभी देखिए, बगल में भी छापा मार दिया है, ऑफिस भी खोलना मुश्किल है। ठीक है हमारे लिए। फिर भी हम अपने रिस्क पे क्लास चलवा रहे हैं। बहुत सारे टीचर इधर उधर रहते हैं, सब जगह मकान मालिक खाली करने का आदेश दे दिया है कि आप अपने अपने घर जाएं। और प्रशासन का भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आप लोग अपना सजेशन दें। ठीक है, हम क्लास कल ज़बरदस्ती चलवाएंगे। संडे तो ऑफ ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ही आदेश है कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए। फिर विशेष में देख लेते हैं, परिस्थिति अगर अनुकूल रहेगी तो सोमवार को चलेगी क्लास, नोटिस करेंगे। अगर प्रतिकूल रहा तो फिर आपको नोटिस मिल जाएगी, कुछ दिन आप पेशेंस से रहेंगे। ओके। पॉलिटी का पीडीएफ मिल जाएगा, मिल जाएगा, परेशान मत होइए। क्लास चला रहे हैं बहुत रिस्क लेके, इसलिए कहीं भी कोई क्लास नहीं चल रहा है। और ऑनलाइन क्लास जहाँ भी जो भी चल रहा है सब शटर गिरा के पढ़ा रहा है, या बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। इसीलिए पेशेंस में रहिए। सारे एग्जाम का डेट उम्मीद तो अब बढ़ना चाहिए। और इधर जो अभी पीछे होने वाला था एग्जाम, आप देख ही रहे हैं, पेपर पढ़ रहे होंगे तो सारे एग्जाम का डेट बढ़ गया है। इसीलिए आप परेशान नहीं होइए, और सब चीज़ ओके रहेगा, ठीक ही रहेगा। इसीलिए जो भी कमी होगी, जैसे हम नॉर्मल रेंज में आएंगे, सब चीज़ एज यूजुअल होगा, तो हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से रहें और हर तरह की परिस्थिति से निपटे, मेरी शुभकामना है। ओके।
मार्कर में लिखिए, स्याही है, देख लीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। छुट्टी से पहले जो है आपको वाक्य अशुद्धि के बारे में बतला रहे थे और शायद 25 या 26 कुछ क्वेश्चंस जो है या कुछ वाक्य दिए थे और उसको कैसे शुद्ध करेंगे वो भी क्लास में बतलाए थे। उससे आगे आज मैं लिख रहा हूं अभी, और उसको देखिए और उसके बाद जो है फिर कहाँ पर गलती है और वह कैसे शुद्ध होगा उसको बतलाने का मैं प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं वह है आपको आपका ओठ फरकने लगा दूसरा लिखिए देवी पर अक्षत छींटा गया देवी पर अक्षत छींटा गया। अगला लिखिए मैंने आंख से इसे देखा। मैंने आंख से इसे देखा। चौथा लिखिए आपका कलेजा में साहस नहीं है। पांचवा लिखिए किसी ने वर्मा जी का मोबाइल चुरा ली। उसने मुक्त हस्त से धन
लुटाया, सातवां लिखिए बिहार में प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठा चरम पर है। अगला लिखिए मुकेश और राम खेलने गया मनोज पर बहुत सारी जिम्मेदारियां है। दसवां लिखिए श्याम ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की। मैं चलती चलती रुक गया। और ये 11 प्रश्न मैंने लिखा है। 1 मिनट का समय देते हैं। आप नहीं लिखे होंगे, थोड़ा लिख लीजिए इसको, तब इसके आंसर को मैं बतलाता हूं आपको। विद्यार्थी
कोई इस तरह का है तो बोलिए। ठीक है। हाँ जी, लिख लिए होंगे। और अब मैं इसको डील करता हूं, इसका क्या उत्तर होगा उसको आपके सामने रखता हूं। पहला है आपका ओठ फड़कने लगा, त्रुटि नहीं। तो ओठ जो है वह आपको बहुवचन पुल्लिंग होता है। ओठ जो है वो क्या होता है? बहुवचन पुल्लिंग होता है। इसीलिए आपका ओठ, आपका की जगह क्या होगा? आपके। सही जो है, जो जहां पर लिखे हैं आपका ओठ फड़कने लगा, वहां पर क्या होगा? यहां दो जगह गलती हो गई। आपके ओठ फड़कने लगे, आपके ओठ फड़कने लगे, जहां लगा है उसको लगे कर देंगे और आपका को आपके कर देंगे। दूसरा प्रश्न को देखिए, देवी पर अक्षत छींटा गया, देवी पर अक्षत छींटा गया। तो अक्षत जो है वो आपको बहुवचन पुल्लिंग होता है। अक्षत जो है वह आपको बहुवचन पुल्लिंग होता है। इसीलिए छीटा गया की जगह छींटे गए होगा। छींटा गया की जगह क्या होगा? छींटे गए, यानी पूरा सेंटेंस होगा, देवी पर अक्षत छींटे गए। अगला प्रश्न आपका है, मैंने आंख से इसे देखा, मैंने आंख से इसे देखा। क्लास में भी आपको कई बार इन बातों की चर्चा मैंने की है कि हम कोई चीज को देखते हैं तो दोनों आंखों से देखते हैं। ये नहीं कि एक आंख बंद करके ऐसे करके देखते हैं तो दोनों आंखों से देखते हैं। इसलिए आंख गलत है। मैंने आंखों से इसे देखा, यानी आंख के बदले क्या हो जाएगा? आंखों हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, आपका कलेजा में साहस नहीं है, आपका कलेजा में साहस नहीं है। तो कलेजा क्या होता है? बहुवचन पुल्लिंग होता है। कलेजा बहुवचन पुल्लिंग होता है। इसीलिए आपका की जगह, यहां जो आपका है ये क्या हो जाएगा? आपके। आपका की जगह क्या हो जाएगा? आपके, यानी सही सेंटेंस होगा, आपके कलेजा में साहस नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, किसी ने वर्मा जी का मोबाइल चुरा ली, किसी ने वर्मा जी का मोबाइल चुरा ली। तो मोबाइल जो है वह आपको पुल्लिंग होता है। मोबाइल जो है वह पुल्लिंग होता है और यहाँ ली की जगह लिया हो जाएगा। ली की जगह सी में ली की जगह क्या हो जाएगा? लिया। और पूरा वाक्य हो जाएगा, किसी ने वर्मा जी का मोबाइल चुरा लिया, किसी ने वर्मा जी का मोबाइल चुरा लिया। ये शुद्ध सेंटेंस होगा। अगले प्रश्न को आपके सामने रखते हैं, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो इस प्रश्न के पार्ट बी में गलती की गई है और से नहीं होगा। मुक्त हस्त का मतलब होता है हाथ खोलकर, मुक्त हस्त का मतलब होता है हाथ खोलकर, और यहाँ पर से जो है अनावश्यक है, फालतू है, इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए से को हटा देंगे तब ये सही होगा। अगला है, बिहार में प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठा चरम पर है, बिहार में प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठा चरम पर है। इस वाक्य के पार्ट बी में गलती की गई है। क्या गलती है? तो प्रतिष्ठा जो है यह आपको स्त्रीलिंग है। प्रतिष्ठा क्या है? स्त्रीलिंग है। इसीलिए का की जगह की हो जाएगा, का की जगह क्या हो जाएगा? की। अगला प्रश्न है, मुकेश और राम खेलने गया, मुकेश और राम खेलने गया। इस प्रश्न के पार्ट सी में गलती की गई है, इस प्रश्न के पार्ट सी में गलती की गई है और गया की जगह गए होगा, गया की जगह क्या होगा? गए होगा। क्योंकि मुकेश और राम से दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, बहुवचन का बोध हो रहा है, इसीलिए गया की जगह गए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनोज पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मनोज पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
इस प्रश्न के पार्ट बी में गलती की गई है। सारी का प्रयोग नहीं होगा। बहुत मतलब होता है ये, सारी मतलब भी ये, यानी बहुत ज्यादा। तो बहुत और सारी का एक साथ प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए सारी जो है उसको हटा देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, तब ये वाक्य सही होगा। और अगले प्रश्न को देखिए। श्याम ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की। श्याम ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की। इस प्रश्न के पार्ट सी में गलती की गई है और इसमें जाहिर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। जाहिर शब्द अनावश्यक है, फालतू है, रिडंडेंट है। पूरा वाक्य ये होगा कि श्याम ने इस बात पर आपत्ति की। नंबर 11 को देखिए। मैं चलती चलती रुक गया। मैं चलती चलती रुक गया। इस प्रश्न के पार्ट बी में गलती है, क्योंकि यहाँ गया लिखा हुआ है, तो गया का मतलब हुआ मैं जो है पुल्लिंग है, तो चलती चलती गलत है, चलता चलता हो जाएगा। इसीलिए पार्ट बी में चलती चलती की जगह चलता चलता हो जाएगा। और इस तरह से मैंने एक 11 प्रश्न को अभी डील किया, और आगे प्रश्नों को आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसको भी आप लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। अगले प्रश्नों को देखिए। अगले प्रश्न को देखिए। यह अखबार साप्ताहिक है। यह तक ए, अखबार तक बी, से सी, और आगे को डी कर लीजिए। अगला लिखिए। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? अगला देखिए। प्रेम करना तलवार के नोक पर चलने के समान है।
अगला लिखिए। उसने कहा मैं उसने कहा मैं 4 भाई हूं। अगला देखिए। सीता अत्यंत ही सुंदर है। अगला है तुम अपने मत को स्पष्ट करो। अगला देखिए। लड़कों ने फल को खाया। अगला है मुझे भारी दुख हुआ। मुझे भारी दुख हुआ। अगला है तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो। अगला लिखिए। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे।
मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे और इसको 2 मिनट का समय देते हैं, बनाइए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं बतलाता हूं किसका क्या आंसर होगा, क्यों होगा। हाँ, कल नहीं छे हम कल एगो नाक में लगवा ललके, नाक में लगवा ललके रहे, कौन ची अलवा ललके की ललके की इस हम कौन ची छे। क्या 31, ठीक है, अभी अभी लिखना बाकी है, 31 तक बंद रहेगा, ठीक। चलिए अभी इन प्रश्नों का हल करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पहला है, यह अखबार साप्ताहिक है। इस प्रश्न के पार्ट सी में गलती है। क्या गलती है? तो ये साप्ताहिक कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है? साप्ताहिक, ये होता है। ये होता है साप्ताहिक, ये स्पेलिंग होता है, ये वर्तनी होता है सही। तो साप्ताहिक नहीं होगा, साप्ताहिक होगा। दूसरा प्रश्न आपका है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो यहां देखिए, इस समस्या का समाधान जो है, यानी पार्ट बी में गलती की गई है। समाधान की जगह निदान होगा। समस्या का निदान होता है, समाधान नहीं होता है। समस्या का क्या होता है? निदान होता है, समाधान नहीं होता है, ठीक है। शंका का समाधान होता है, शंका, शक, संदेह का समाधान होता है, और समस्या का क्या होता है? निदान होता है। इसीलिए समाधान की जगह निदान का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम करना तलवार के नोक पर चलने के समान है। तो यहां देखिए, प्रेम करना तलवार के नोक पर चलने के समान है। तो यहां जो लिखा हुआ है के नोक, ये गलत है। इसकी जगह की धार का प्रयोग होगा, क्योंकि बंदूक की नोक होता है, कहते हैं उसको बंदूक की नोक पर उठा लिया गया, अंग्रेजी में उसको गन पॉइंट कहते हैं, लेकिन तलवार की धार होता है, ठीक है।
तलवार का जहां पर कटिंग पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, धार कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है के नोक, उसकी जगह क्या करेंगे, की धार का प्रयोग कर देंगे। अगले प्रश्न को मैं पढ़ता हूं। उसने कहा मैं 4 भाई हूं। उसने कहा मैं 4 भाई हूं। इस प्रश्न के पार्ट बी में गलती की गई है और कहा के बाद कहा की जो नहीं लिखा हुआ है वही गलत है। यानी कहा के बाद की का प्रयोग होगा, कहा के बाद की का प्रयोग होगा। क्यों होगा? तो दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किसी शब्द का, जोड़ने वाले शब्द का हम प्रयोग करते हैं, नहीं तो वाक्य अलग अलग हो जाएगा, अर्थपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए पूरा वाक्य होगा उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं। अगले प्रश्न, उसने कहा कि मैं भी बदल देंगे, मैं की जगह वह होगा। ठीक है। उसने कहा कि वह 4 भाई है। अगला प्रश्न है, सीता अत्यंत ही सुंदर है। इस प्रश्न के पार्ट सी में गलती की गई है और क्या होगा? तो ही का प्रयोग नहीं होगा, ही का प्रयोग नहीं होगा। ये जो इसमें ही लिखा हुआ है उसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ही अनावश्यक है, फालतू है। सही वाक्य होगा सीता अत्यंत सुंदर है। सही वाक्य क्या होगा? सीता अत्यंत सुंदर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तुम अपने मत को स्पष्ट करो। तुम अपने मत को स्पष्ट करो। तो मत जो है वह पुल्लिंग होता है और ये मत जो है सिर्फ मत लिखते हैं तो वह एक वचन भी होता है। इसीलिए आपको जो लिखा हुआ है पार्ट 1 में अपने मत को, ये गलत है। पार्ट बी में इसको सही करके लिखेंगे अपना मत। अपने मत को की जगह अपना मत होगा। अपना मत, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए अपना हो जाएगा। को जो है यहां पर अनावश्यक है, फालतू है, को हटा देंगे। अगले प्रश्न को देखिए। लड़कों ने फल को खाया। इस प्रश्न के पार्ट बी में गलती की गई है और फल की जगह फलों का प्रयोग होगा। फल की जगह फलों का प्रयोग होगा क्योंकि लड़कों का मतलब कई लड़का होता है, कई लड़के। लड़कों मतलब कई लड़के, तो एक ही फल को कई लड़के मिलकर नहीं खाएंगे। तो लड़कों ने फलों को खाया, फलों को खाया, फल की जगह फलों हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। मुझे भारी दुख हुआ। मुझे भारी दुख हुआ। तो यहाँ पर पार्ट बी में गलती की गई है और भारी की जगह बहुत का प्रयोग होगा। भारी की जगह बहुत का प्रयोग होगा। यानी भारी दुख हुआ की जगह क्या हो जाएगा? बहुत दुख हुआ। और भारी कष्ट होता है, लेकिन दुख जब होता है तो बहुत दुख। दुख के पहले किसका प्रयोग करते हैं? बहुत का। भारी कष्ट, भारी कष्ट के साथ। और वहां कष्ट में दुख भारी या बहुत, बहुत दुख के साथ दोनों होता है। लेकिन दुख में, कष्ट में जो है भारी कष्ट होता है और जब दुख का प्रयोग करते हैं तो बहुत दुख का, यानी बहुत शब्द का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न को देखिए। तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो? इस प्रश्न के पार्ट ए में गलती की गई है और मेरे की जगह मेरी का प्रयोग होगा। मेरे की जगह मेरी का प्रयोग होगा। मेरे की जगह मेरी का प्रयोग होगा। क्यों होगा? तो ऐसे देखिए कि तरफ जो है ये स्त्रीलिंग होता है। अगर तरफ का अर्थ होता है और, तो ये क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसीलिए मेरे नहीं, क्या हो जाएगा? मेरी।
अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। इस प्रश्न के पार्ट बी में गलती की गई है। यहां पर क्या होगा? तो समय में का प्रयोग नहीं होगा। समय में का प्रयोग नहीं होगा। समय में का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कालीन मतलब क्या होता है? काल मतलब क्या होता है? समय। तो काल और समय दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। और दोनों शब्दों का एक जैसा मीनिंग होता है। कालीन मतलब समय में और काल मतलब समय। तो मौर्य कालीन भी लिखा हुआ है, आगे समय भी लिखा हुआ है, इसीलिए गलत है। यानी पार्ट बी में जो समय में लिखा हुआ है उसको हटा देंगे, तब ये सही होगा। और इस तरह से मैंने आज आपको 21 प्रश्न बतलाया और उसके आंसर को भी बतलाया, और उसका क्या कारण होगा इसको मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चूंकि आप लोगों का क्लास जो है वह 16 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ जो अवांछित कारण उत्पन्न हुआ पूरे विश्व में कि कोरोना वायरस के कारण जो है, जैसा कि आप समाचार में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे टेलीविजन में या रेडियो में या मोबाइल में, आपको इसकी सूचना सोशल मीडिया पर भी आती होगी कि जो अभी कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। और हाल फिलहाल में डेथ टॉल जो है सबसे ज़्यादा अभी तक की सूचना के आधार पर वो आपको इटली में है, और चीन से ज़्यादा लोगों की मौत जो है इस वायरस के चलते इटली में हुई है। और इससे परहेज होने के कारण, इससे बचने के लिए जो ऑस्टेरिटी और डिसिप्लिन और संयम बरतने की बात है, इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि सरकार का भी निर्देश है और सभी जगहों से ऐसा कहा गया है, तो अब जो है अगला क्लास जो है वो 1 अप्रैल को होगा। और वैसे भी मेरा लगभग 75% समाप्त हो गया है। और जब भी आपको 10 दिन या 1 सप्ताह पढ़ाएंगे, शेष जो बचे हुए अध्याय हैं वो समाप्त हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो 1 घंटा के बदले 1.5 घंटा भी कर देंगे और हो जाएगा। इसीलिए चिंता नहीं कीजिएगा, अपना पेपर पत्रिका और पढ़ते रहिएगा। और क्या कहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पर ही बैठकर करने का कीजिएगा। सामान्य समय जब हो जाएगा, और इसके लिए हम लोगों को अभी लगता है कि 1 तारीख से 1 अप्रैल से स्थिति सामान्य हो जाएगी। तब फिर से जो है हम लोग एक जगह होंगे, जिस तरह से क्लास चल रहा था उस तरह से चलाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसपी सिंह आज आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।